हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 11 ज्योग्राफी के चैप्टर फर्स्ट की, जिसका नाम है भूगोल एक विषय के रूप में। चैप्टर का नाम क्या है? भूगोल एक विषय के रूप में। यानी कि आपको जो ज्योग्राफी है ना, ये आप एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ने वाले हो। 10 तक आप क्या कर रहे थे? एक एसएसटी के सब्जेक्ट के रूप में इसको आप पढ़ रहे थे। 4 बुक होती थी ना, उसमें एक ज्योग्राफी की बुक भी होती थी। लेकिन 11th में जब आप आए हो ना, तो ये आपको जो भूगोल है, ज्योग्राफी की जो बुक है, ये सेपरेटली आपको एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़नी है। ये चैप्टर का नाम है। अब इसमें आप यही पढ़ोगे भाई ज्योग्राफी है क्या। ठीक है, ज्योग्राफी क्या डील करती है। आप क्या करोगे भाई, जो पूरी बुक में पढ़ने वाले हो ना, वो आपके अंडरस्टैंडिंग इस चैप्टर से बनने वाली है। तो इस चैप्टर को आप मिस नहीं कर सकते। बहुत जगह छुड़वा दी जाता है स्कूल के अंदर, लेकिन भाई आपको ऐसा नहीं करना है। लोगों को हार्ड क्यों लगती है ये बुक? इसलिए लगती है क्योंकि वो पहला चैप्टर स्किप कर देते हैं, वो समझते नहीं है। ठीक है भाई। और गारंटी लेता हूं, अगर आप पूरे साल मेरे से पढ़ते हो ना, आपको जो पूरी बुक है ना, ये हलवा लगने वाली है, जो लोगों को हार्ड लगती है क्योंकि उन्होंने गलत जगह से पढ़ा होता है। ठीक है भाई, ये मेरी गारंटी है। आगे मैं बात करूं, अगर आपको फ्री पीडीएफ नोट्स है तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, जिसका नाम है क्लास 11 टीएचपी। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, यूजर नेम आपके सामने। आपकी कुछ भी पर्सनल क्वेरी तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। देखिए भाई, स्टार्टिंग करें अगर चैप्टर की, मैंने बता दिया आपको जो ज्योग्राफी है, इसको आप एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ने वाले हो, किसी एसएसटी सब्जेक्ट के हिस्से के रूप में आप नहीं पढ़ने वाले हो। ठीक है भाई। अगर मैं माध्यमिक स्तर की बात करूं, 10th लेवल तक की बात करूं, तो आपने इसको एक एसएसटी के हिस्से के रूप में आपने पढ़ा था इसको, जिसमें आपने भाई स्थल के बारे में पढ़ा था, जलवायु के बारे में पढ़ा था, जनसंख्या के बारे में पढ़ा था वर्ल्ड लेवल पर। ठीक है, ध्यान रखना है। समझ आ गया, इसका अध्ययन करा था। लेकिन अब जब भूगोल की बात आप करोगे ना, तो इसको आप एक स्वतंत्र विषय के रूप में पढ़ने वाले हो, यानी एक सेपरेट डिसिप्लिन के रूप में पढ़ने वाले हो, जिसमें हम बात करेंगे भाई पृथ्वी के भौतिक वातावरण की, जो कि आपकी 11th क्लास की पूरी बुक है। क्योंकि पूरी 11th क्लास की बुक है ना, उसमें आप क्या पढ़ने वाले, पृथ्वी के भौतिक वातावरण के बारे में पढ़ने वाले हो। ठीक है। और आपकी जो सेकंड बुक है आपकी ज्योग्राफी की, उसमें आप इंडिया की ज्योग्राफी पढ़ने वाले हो। उसके बाद मानव क्रियाएं, जितनी भी मानव क्रियाएं हैं, ये आप 12th क्लास में पढ़ने वाले हो। अभी हम भूगोल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना भाई। तो यहाँ पर जनरली भूगोल के बारे में आपको बताया जा रहा है। तो मानव क्रिया आप 12th क्लास में पढ़ने वाले, जितनी भी मानव क्रियाएं हैं जो कि अपने वातावरण से रिलेटेड होती हैं। ठीक है। तो वो सब हम पढ़ने वाले हैं, और उनके आपसी संबंधों का विस्तार से अध्ययन होगा आपके इस ज्योग्राफी के सब्जेक्ट में। समझ आया? यहां तक कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। आगे चलें। ठीक है भाई। और जो बुक है ना आपकी, ये वाली है। ठीक है, ध्यान रखना है। भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। ठीक है ना, ये वो बुक है ना, जो बच्चा यूपीएससी की तैयारी भी करता है ना, तो उसके लिए ब्रह्मास्त्र बुक बोली जाती है। ठीक है, इसको पढ़ना जरूरी होता है जियो के लिए, तो ध्यान रखना। तो इसको अभी से आप क्या कर लो, ढंग से पढ़ते हुए चलो। समझ रहे हो भाई? तो ये आपकी बुक है, जिसमें आपको जो है ये ज्योग्राफी का सब्जेक्ट इसके रूप में पढ़ना है। आगे चले। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, यार ये भूगोल हम पढ़े क्यों? ठीक है भाई, ज्योग्राफी हम क्यों पढ़े? ठीक है, मैंने ठेका ले रखा पढ़ने का, अब आपको सब्जेक्ट दे दिया, तो अभी समझ आएगा भाई हमें इसे पढ़ना क्यों है। ठीक है भाई, जो भूगोल है हमें क्यों पढ़ना चाहिए। ठीक है, हमारी डेली लाइफ से इसका क्या लेना देना देना है। ठीक है, देखो, तो हम धरातल पर रहते हैं, सीधी सी बात है। आसमान में तो आप रहते नहीं हो, हम कहाँ रहते हैं? जमीन पर रहते हैं, सरफेस पर रहते हैं, तो धरातल पर रहते हैं। तो हमारा जीवन हो गया, परिवेश हो गया, गतिविधियां हो गई, धरातलीय कारकों से प्रभावित होती है। परिवेश, हम जहां पर रहते हैं, तो हमारा जो सराउंडिंग है वो हमारा परिवेश बन जाता है ना। तो हमारा परिवेश, हम जितनी भी एक्टिविटी करते हैं, वो हमारे धरातलीय कारकों से प्रभावित होती है। धरातलीय कारकों का मतलब है आप कुछ काम कर रहे होगे, ठीक है, आप घर रह रहे होगे, वो सब सरफेस पर ही तो हो रहा है भाई। जब आप एक जगह पर रह रहे हो, ठीक है, तो ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए आपको पढ़ना जरूरी है। समझ रहे हो? आगे चलो। उदाहरण के लिए, हमारे जो पूर्वज वो पशुपालन करते थे, कृषि करते थे भाई, जल का उपयोग करते थे, भोजन और वस्त्र जैसे जो काम है वो प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर होकर करते थे। अब प्राकृतिक संसाधन की बात आ गई। अब प्राकृतिक संसाधन वो कहाँ से मिलेंगे? आपको अपने एनवायरनमेंट से मिलेंगे, और ये ज्योग्राफी का पार्ट है। अब बताओ, अगर आपको ज्योग्राफी क्यों पढ़नी है भाई? इसलिए पढ़नी है ताकि आप इन सब के बारे में और डिटेल में जान भाई जान पाओ, प्राकृतिक संसाधन के बारे में जान पाओ कि भाई प्राकृतिक संसाधन ह्यूमन के लिए कितने यूजफुल होते हैं, और किस प्रकार से जो ह्यूमन है उन्होंने क्या करा भाई, इन प्राकृतिक संसाधनों को अपने यूज के लिए बदल दिया। समझ रहे हो? क्योंकि हम इस धरती पर रहते हैं, तो हमारे आसपास होने वाली जो भी चीजें हैं उसके बारे में हमको ज्ञान होना चाहिए, इसलिए हमें ज्योग्राफी पढ़नी है। समझ आ गया? आगे चलो। उसके बाद इसी वजह से हमें अपनी भौगोलिक स्थितियों की जानकारी होनी चाहिए। ध्यान रखना है कि भाई हम जहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है, इंडिया की बात करो या वर्ल्ड की बात करो, कि पर्टिकुलर जगह की भाई भौगोलिक स्थिति क्या है। अगर वहां की भौगोलिक स्थिति है, तो वहां के लोग वैसा ही रह रहे हैं। ध्यान रखना। अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया के नॉर्थ में हिमालय है, माउंटेन्स है, तो वहां पर जो लोग रह रहे होंगे वो उसी हिसाब से रह रहे होंगे, क्योंकि वहां की भौगोलिक स्थिति ही वैसी है। समझ रहे हो तुम? तो उसे जानकारी होनी चाहिए। आगे मैं बात करूं, मानव अपने भोजन, वस्त्र और जीवन के अन्य साधनों के लिए प्रकृति पर निर्भर रहता है, नेचर पर निर्भर रहता है। ठीक है भाई। और ये सभी क्या अपने ज्योग्राफी का पार्ट है, क्योंकि हमें नेचर से मिलता है ये सब, ध्यान रखना। और हमने पशुपालन, कृषि, भूमि, जल और वन संसाधनों का प्रयोग करके समाज की जरूरतें पूरी
की है। ठीक है, जब समाज की जरूरतें भाई इन संसाधनों से पूरी हो रही है, ठीक है, और कहीं ना कहीं हम इसका ज्योग्राफी में अध्ययन करते हैं, जब आप पशुपालन कर रहे हैं, कृषि कर रहे हैं, ठीक है, जल का उपयोग कर रहे हैं, वन संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, तो आपको ज्योग्राफी क्यों नहीं पढ़नी चाहिए। ठीक है भाई, पशुपालन जो है भाई आपका चरागाह पे होता है। ठीक है, अब वो चरागाह जमीन है, ठीक है, जमीन एक संसाधन है जिसको हम भू संसाधन बोलते हैं, उसका इंसान यूज कर रहा है। तो उसको और जानने के लिए भाई कि एक भूमि जो है, ठीक है, और किस किस तरीके से उसका प्रयोग करा जा सकता है, ठीक है, कृषि भूमि से जुड़ी होती है, आपको पता होना चाहिए कि भाई अगर कृषि करने तो जमीन कैसी होनी चाहिए, कितनी उपजाऊ होनी चाहिए। तो इस पर्टिकुलर आपको जानकारी कब होगी, जब आप भूगोल पढ़ेंगे, ठीक है, आप जब ज्योग्राफी आप पढ़ने वाले हैं। ठीक है भाई, समझ आ रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे मैं बात करूं, और आज भी प्राकृतिक संसाधन, तकनीकी विकास और समाज का पारस्परिक संबंध भूगोल का मुख्य विषय है। आप ये मत सोचना भाई भूगोल क्या है, भूगोल हमेशा ध्यान रखना वो किसका अध्ययन करता है भाई, जो प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है, जो तकनीकी विकास है, और जो समाज भाई इसका यूज कर रहा है, प्राकृतिक संसाधनों का यूज करके टेक्नोलॉजी विकसित कर रहा है, इसका पारस्परिक संबंध जो है वो भूगोल में अध्ययन करा जाता है, भूगोल का मुख्य विषय है। ठीक है, ध्यान रखना। मेन कैटेगरी बन जाती है भूगोल की मानव भूगोल और भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल तो आप इस 11th में पूरी पढ़ने वाले हो, मानव भूगोल आप 12th में पढ़ने वाले हो। ठीक है ना, मानव भूगोल में हम वो चीज पढ़ते हैं जहां पर इंसान ने क्या करा भाई, प्राकृतिक संसाधनों या प्रकृति से संबंध बनाकर क्या करा भाई, उसको परिवर्तन कर दिया, सबका अध्ययन हम करते हैं मानव भूगोल के अंदर। पर है तो वो भूगोल ही, भूगोल की शाखा है, ब्रांच है, आगे चैप्टर में बताऊंगा आपको, इसी में ध्यान रखना। तो ध्यान रखना, इसलिए हमें जो भूगोल पढ़ना जरूरी है। आगे चले, अब भूगोल की विषय वस्तु क्या है। ठीक है, विषय वस्तु का मतलब होता है कंटेंट। ठीक है, आपने जो चैप्टर पढ़ रहे हो, ये इसकी विषय वस्तु है, इस चैप्टर की विषय वस्तु है ना। तो भूगोल की विषय वस्तु क्या है। ठीक है, विषय वस्तु मतलब कंटेंट होता है, ध्यान रखना। देखो भाई, तो भूगोल धरातल से संबंधित हर तत्व का अध्ययन करता है, जैसे कि पर्वत पठार, नदियां आपकी हो गई भाई, जंगल हो गए, शहर हो गए, गांव, खनिज, जलवायु आदि। ठीक है भाई, तो भूगोल की विषय वस्तु यानी का मतलब भूगोल का कंटेंट क्या है, भूगोल का कंटेंट ये है भाई, धरातल से संबंधित हर तत्व, जैसे आपके पर्वत पठार, नदियां, जंगल हो गए, शहर, गांव हो गए, सबका अध्ययन करना। समझ आया आपको। आगे देखो भाई, अब इन तत्वों को हम दो भागों में बांटते हैं। क्या, दो भागों में बांटते हैं। पहला होता है आपका भौतिक तत्व, जिसको हम फिजिकल भी बोलते हैं, फिजिकल एलिमेंट भी बोलते हैं, जैसे कि पर्वत हो जाएगा, नदियां हो जाएगी, जलवायु, मिट्टी, ये सब भौतिक तत्व हैं, क्योंकि हमारी प्रकृति ने हमको दी है। सीधी सी बात है, पर्वत, नदियां, जलवायु और मिट्टी, और भी हो सकते हैं, आप बताना मुझे कमेंट में, ठीक है, जिसको हम भौतिक तत्व कह सकते हैं। और सांस्कृतिक तत्व होते जैसे कि भाई कृषि, जनसंख्या, शहर, व्यापार, सड़कें, जो कि ह्यूमन ने प्राकृतिक संसाधनों का यूज करके करना स्टार्ट करा है। अब कृषि जो है ये आपकी प्राथमिक क्रिया है, पढ़ा ना 10th तक तो आपने, ये कृषि आपकी प्राथमिक, इसमें जमीन का यूज होता है। ठीक है, तो एक सांस्कृतिक तत्व बन जाता है। सांस्कृतिक तत्व बेसिकली वो कह सकते हो जो कि इंसान ने क्या करा है भाई, संसाधनों का यूज करके अपने एक परिवेश का निर्माण करा है, उसमें एक तरीके से रहता है, तो उसका सांस्कृतिक महत्व बन जाता है उस समाज का, है ना। तो उस जितने भी ये सांस्कृतिक तत्व बन जाते हैं, जिसमें कृषि आ जाएगा, जनसंख्या हो जाएगा, शहर हो जाएगा, व्यापार हो जाएगा, सड़कें हो जाएंगी। ठीक है, सब ह्यूमन ने क्रिएट करा है। ठीक है, ध्यान रखना, जैसे एक संस्कृति बन जाती है, उसको हम सांस्कृतिक तत्व बोलते हैं, या आपका भौतिक तत्व हो जाएगा, या आपका सांस्कृतिक तत्व हो जाएगा। ये भूगोल की विषय वस्तु को हम दो भाग में कैटेगराइज कर देते हैं। समझ आ गया। आगे चलो, अब भूगोल शब्द की उत्पत्ति। ठीक है, आप जो भूगोल शब्द सुन रहे हो, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। देखो भाई, आपको एक नाम याद रखना है, इरेटोस्थनीज। क्या, इरेटोस्थनीज। तो इन्होंने सबसे पहले जो है भूगोल शब्द का वर्णन करा था। समझ रहे हो भाई। तो ये कैसे कि यूनानी वैज्ञानिक है, आपको ये भी ध्यान रखना है। तो भूगोल शब्द का सबसे पहले जो यूज है, वर्णन है, वो इरेटोस्थनीज ने करा, जो कि यूनानी वैज्ञानिक है। ध्यान रखना, अगर आप इनकी शकल देखना चाहो तो आप ये भी देख सकते हो, ये क्या है अपने इरेटोस्थनीज है। ठीक है भाई, ध्यान रखना, सब आपको पता होना चाहिए भाई, जिसके नाम के बारे में पढ़ रहे हो तो वो है कौन। देखो भाई, तो आपको जो ज्योग्राफी है यहाँ पर ये क्या बताते हैं, जो भूगोल है यहाँ पर इन्होंने बोला कि भूगोल दो शब्दों से बना है। किससे बना है, दो शब्दों से बना है, जो कि ग्रीक के दो शब्द है। किससे, ग्रीक के दो शब्द हैं। पहला है आपका भाई जियो, जिसका मतलब होता है पृथ्वी। ठीक है, दूसरा है आपका ग्राफोस, जिसका मतलब होता है वर्णन। तो क्या समझे भाई, ज्योग्राफी जो है ये दो वर्ड से मिलकर बनी है, जियो प्लस ग्राफोस, और ये दोनों ही वर्ड क्या है, ग्रीक के शब्द हैं। तो यहाँ पर देखो, जियो का मतलब हो गया पृथ्वी, और ग्राफोस का मतलब हो गया वर्णन। तो ज्योग्राफी का मतलब क्या हो गया, पृथ्वी का वर्णन। अब पृथ्वी पर जो जो मिलता है वो सारा ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, वो सारा ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ है, तो उन सभी चीजों का अध्ययन ही हम ज्योग्राफी में करते हैं। अब तुमको समझ आ गया होगा भाई। ठीक है, हमें ज्योग्राफी पढ़नी क्यों है। आगे देखो, तो भूगोल का अर्थ क्या हो गया, पृथ्वी का वर्णन हो गया। समझ आ रहा है। आगे चलो, अब देखो आगे मैं बताऊं, और बाद में से और विकसित करते हुए कहा गया कि भूगोल पृथ्वी को मनुष्य के निवास के रूप में वर्णित करता है। ठीक है भाई,
तो जब हम पृथ्वी है, जब भाई पृथ्वी के ग्रह अपना, ठीक है, हम पृथ्वी के अंदर रहते हैं, तो बाद में पहले बोला भाई पृथ्वी का वर्णन, तो बाद में इसे और विकसित करते हुए कहा गया कि जो भूगोल है ना, वो क्या करता है भाई, पृथ्वी को मनुष्य के निवास के रूप में वर्णित करता है। क्यों करता है भाई? क्योंकि इंसान धरती पर रह रहा है, पृथ्वी पर रह रहा है, अब वो किस प्रकार से पृथ्वी का यूज कर रहा है, तो वो भी तो वर्णन करना जरूरी है, और पृथ्वी का वर्णन तो करेंगे ही करेंगे। तो इसलिए आगे और विकसित करा गया भाई, पहले बोला पृथ्वी का वर्णन, से आगे और डेवलप करा गया इस डेफिनेशन को, और बोला गया भाई जो पृथ्वी को मनुष्य के निवास के रूप में वर्णित करना है, डिस्क्राइब करना है। ठीक है भाई, आगे चले देखिए। और ये विषय व्यापक है, और इसमें भौतिक विज्ञान, आपका जीव विज्ञान, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीति आदि का सहयोग लिया जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना, जो आपको ज्योग्राफी है ना, ये बाकी सब्जेक्ट से भी जुड़ा हुआ है, ये आपको आगे बताऊंगा, ये पूरा टॉपिक है आपका। ठीक है, जनरल आइडिया यहाँ पर आप ले लीजिए। आपका ज्योग्राफी यानी जो विषय बहुत व्यापक है। व्यापक मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इसमें बाकी सारे सब्जेक्ट भी मिले हुए हैं। ठीक है, जब भी मान लो हम, जैसे कि आपने हड़प्पा सभ्यता के बारे में सुना होगा आपने, है ना, जब उसकी साइट का अध्ययन, मान लो जब खुदाई करने वगैरह हम जाते हैं पर्टिकुलर एक सभ्यता को ढूंढने के लिए या उसके बारे में जानकारी इकट्ठी करने के लिए, तो वहां पर हम जो है ना ऐतिहासिक भूगोल का यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो भाई वहां पर हम जब जा रहे हैं तो वहां की स्थिति को देख रहे हैं। ठीक है, वहां की हम स्थिति को देख रहे हैं तो पर्टिकुलर इतिहास से रिलेटेड ना, लेकिन वहां की हम चीजों को जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं, वहां की चट्टानें कैसी हैं पर्टिकुलर, ठीक है, वहां पर कोई खनिज वगैरह मिलता था नहीं मिलता था, तो ये सब वो ज्योग्राफी का पार्ट हो जाता है। तो हिस्ट्री और आपकी जो ज्योग्राफी यहाँ पर मिल जाती है। तो ऐसे आपकी जो फिजिक्स है, भौतिक विज्ञान जिसको हम कहते हैं, ठीक है, आपका जो जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी जो है, आपका समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी जो है, आपका अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स जो है, इतिहास मैंने बता दिया, और राजनीति। ठीक है, अब पर्टिकुलर जब किसी सीमा की आप बात करोगे, बाउंड्री की बात आप करोगे, बाउंड्री का अध्ययन आप कर रहे होगे, तो पर्टिकुलर आपका पॉलिटिकल साइंस आ जाता है। लेकिन बाउंड्री की बात आ गई तो भाई जियो में बात तो करेंगे करेंगे, क्योंकि किसी की सीमा की बात कर रहे हैं तो वो राजनीति से भी जुड़ा हो जाता है। तो कहने का मतलब है ज्योग्राफी में भाई बाकी सारे सब्जेक्ट का क्या है, मिलन हो रखा है। तो आप देख लो, अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो क्या हो रहा है, आप बाकी सारे सब्जेक्ट की भी हल्की फुल्की नॉलेज ले रहे हो, ध्यान रखना। तो इसलिए ज्योग्राफी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, ध्यान रखना। आगे चलें, अब आगे देखिए भूगोल में क्षेत्रीय विविधता का महत्व। ठीक है, देखो ये आपका स्टार्टिंग से ही एक पूरा बहुत बड़ा टॉपिक चल रहा है, जिसे मैंने खुद से ही सब हेडिंग बना रखी है आपको समझाने के लिए। लेकिन आपका एक भी जो टॉपिक है ना, वो एनसीईआरटी में जो दे रखा है वो सब होंगे, ध्यान रखना, बस आप एनसीईआरटी सामने लेकर बैठो। ठीक है भाई, भूगोल में क्षेत्रीय विविधता का महत्व। तो पहले तो आप ये समझिए भाई क्षेत्रीय विविधता होती क्या है। ठीक है, रीजनल डाइवर्सिटी। देखिए पर्टिकुलर क्या होता है, जब एक क्षेत्र के अंदर, अगर हम समाज की विविधता की बात कर रहे हैं, अगर एक ही समाज के अंदर एक क्षेत्र में बहुत अलग 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 कम्युनिटी रहती है, तो उसको हम बोल देंगे क्षेत्रीय विविधता। तो भूगोल के अंदर इस क्षेत्रीय विविधता को किस प्रकार से देखा जाता है, आप ये देखिए। ठीक है भाई, देखिए तो पृथ्वी पर हमें भौतिक और सांस्कृतिक वातावरण में बहुत विविधता दिखाई देती है, जिसको हम बोलते हैं क्षेत्रीय विविधता, अगर हम ज्योग्राफी में बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूँ कि हमें हर क्षेत्रीय विविधता का मतलब क्या हो गया, अगर मैं इंडिया की ही बात करूँ तो इंडिया के अंदर हर क्षेत्र में क्या आपको विविधता देखने को मिलेगी, डाइवर्सिटी देखने को आपको मिलेगी। क्यों? एक क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति अलग होगी, वहाँ की जलवायु अलग होगी। ठीक है, वो डेवलप पहले हो गया होगा, कोई क्षेत्र जो है बाद में डेवलप हुआ होगा पर्टिकुलर, समझ रहे हो। तो पृथ्वी पर हमें भौतिक और सांस्कृतिक वातावरण में बहुत विविधता दिखाई देती है पर्टिकुलर हर क्षेत्र के लिए, तो इसलिए हम बोलते हैं कि क्षेत्रीय विविधता है। तो भूगोल में क्षेत्रीय विविधता का मतलब क्या है, देखो अब एग्जाम्पल से आप ये देखिए कि भाई पृथ्वी पर जो हमें भौतिक और जो सांस्कृतिक वातावरण हमें इसमें भाई बहुत डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल है, कुछ जगह तो बहुत गर्म होते हैं, तो कहीं बहुत ठंडी होती है, कहीं रेगिस्तान है तो कहीं घने जंगल है, कहीं आपकी जनसंख्या घनी है तो कहीं विरल है। विरल जनसंख्या मतलब जहाँ पर बहुत कम जनसंख्या है। ठीक है, देखो घनी जनसंख्या का मतलब हो गया, मान लो एक पर्टिकुलर एक जगह है, तो यहाँ पर ना 10 लोगों की जगह है, लेकिन यहाँ पर कितने लोग रह रहे हैं भाई, यहाँ पर 20 लोग रह रहे हैं, तो मैं बोल दूंगा इसको घनी जनसंख्या। ठीक है भाई, लेकिन अगर मान लो एक पर्टिकुलर जगह ये है जहाँ पर मान लो केवल 20 लोगों के रहने की जगह है, लेकिन यहाँ पर रह कितने रहे हैं भाई, 10 रह रहे हैं या 5 रह रहे हैं, तो मैं इसको विरल जनसंख्या बोलूंगा। क्या बोलूंगा इसको मैं, विरल जनसंख्या बोलूंगा। और यहाँ पर लोग पास पास भी नहीं रह रहे हैं, कोई यहाँ रह रहा होगा, कोई यहाँ रह रहा होगा, कोई यहाँ रह रहा होगा, कोई यहाँ कोई इधर, है ना। तो ये क्या हो जाता है भाई, विरल जनसंख्या हो जाती है। तो आप देख रहे हो क्षेत्रीय विविधता है ये। पर्टिकुलर आप किसी भी जगह चले जाओगे, किसी कंट्री में चले जाओगे, तो आपको हर उसकी हर कंट्री जो कि कंट्री है उसके हर हिस्से में क्या देखने को मिलेगी, आपको विविधता देखने को मिलेगी, डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, क्योंकि पर्टिकुलर एरिया की भौगोलिक स्थिति अलग होगी, वहाँ की जलवायु अलग होगी, है ना। समझ रहे हो भाई, वहाँ पर अलग अलग होंगी चीजें होंगी जो पर्टिकुलर उस क्षेत्र में नहीं होंगी, तो ये क्षेत्रीय विविधता हो जाती है। तो भूगोल में
इस क्षेत्रीय विविधता का बहुत महत्व है। क्यों? क्योंकि भूगोल जो है इस क्षेत्रीय विविधता का अध्ययन करता है, ताकि भूगोल का क्षेत्र को बढ़ाया जा सके, ठीक है, और व्यापक इसको बनाया जा सके। आगे देखिए, क्षेत्रीय भिन्नता का अध्ययन क्यों करना है, ठीक है, मैंने पीछे बता दिया वैसे कि भाई जो क्षेत्रीय भिन्नता है, क्षेत्रीय विविधता है, इसका अध्ययन क्यों करना है। देखो भाई, तो भूगोल इन विभिन्नताओं का अध्ययन करता है ताकि ये समझा जा सके। क्यों करता है? ताकि ये समझा जा सके कि कोई क्षेत्र एक जैसा क्यों नहीं है भाई, है ना भाई। दिमाग में यार क्वेश्चन तो आता ही है, यार ये क्षेत्र ऐसा है, वो क्षेत्र वैसा है, ठीक है, मतलब ये एरिया ऐसा है, वैसा है, वो एरिया वैसा है, तो ये ऐसा क्यों है, कोई क्षेत्र एक जैसा क्यों नहीं। तो इसी की तो स्टडी करनी है भाई ज्योग्राफी में, इसी को हम पढ़ते हैं ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी पर्टिकुलर एक एरिया का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, समझ रहे हो। आगे देखो, कौन कौन से तत्व हैं या कौन से तत्व वहां की स्थिति को प्रभावित करते हैं। अगर मैं बोल रहा हूँ रेगिस्तान एक क्षेत्र है, तो वहां के कौन कौन से तत्व है जो उसको प्रभावित कर रहे हैं, वहां की स्थिति को, पर्टिकुलर क्षेत्र में कोई कौन कौन से तत्व है मौजूद हैं जो उस स्थिति को रहने के लिए मजबूर कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ अगर रेगिस्तान वैसा है तो वहां का मौसम हो गया तत्व, ठीक है, और वहां की भौगोलिक स्थिति जैसी भी है, तो वो से तत्व हो जाएंगे जो कि वहां की स्थिति को वैसे रहने दे रहे हैं, समझ रहे हो। आगे देखो, और इसलिए भूगोल क्षेत्रीय भिन्नता को समझने पर जोर देता है, ठीक है भाई, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, ठीक है, इग्नोर मत करना इस चैप्टर को, पहले ही कह रहा हूं अगर अच्छे मार्क्स लेने हैं तो। अब आगे देखो, मानव और प्रकृति का संबंध, या मानव और प्रकृति का संबंध। आप एनसीईआरटी लेके बैठ जाओ भाई, स्टार्टिंग में कुछ इतने बड़े बड़े पैराग्राफ दे रखे हैं ना, वो पूरा समझ आ जाएगा, उसमें यही सब दे रखा है, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो मानव और प्रकृति का संबंध, ये मत सोचना यार ये हेडिंग कहाँ कहाँ से आ जा रही है, या उसी में से बनाई है मैंने। तो मानव और प्रकृति का संबंध क्या है? मानव और प्रकृति का संबंध तो भाई बहुत हमारे इतिहास से ही चल रहा है, ठीक है, ध्यान रखना। अब आपको पता होगा कि पहले इतनी टेक्नोलॉजी का विकास वगैरह कुछ नहीं हुआ था, है ना। अगर मैं बहुत सालों पहले की बात करूं, बहुत सालों का मतलब बहुत साल, ठीक है, ध्यान रखना, यानी आदिवासी टाइप के जब लोग हुआ करते थे, तो उस टाइम पे जो प्रकृति में टेक्नोलॉजी का विकास तो हुआ नहीं था, तो इंसान क्या था ना भाई, प्रकृति पर डिपेंडेंट हो गया, अपना जीवन चलाता था, सीधी सी बात है, ठीक है भाई। आपको पता उस टाइम पर कोई बाढ़ वगैरह आ गई, कुछ आ गया, तो भाई इंसान डर जाता था, अपनी गुफा वगैरह में चले गया, कहीं छुप जाता था। लेकिन आज के टाइम पे ऐसा नहीं है, इंसान को पहले पता चल जाता है कि भाई बाढ़ आने वाली है, एक पर्टिकुलर कुछ होने वाला है, तो उस हिसाब से वो क्या कर लेता है भाई, अपनी सुरक्षा बढ़ा लेते हैं, ठीक है, ऐसी टेक्नोलॉजी का विकास कर रखा है जो बच जाते हैं इससे, समझ रहे हो। तो ये आज की स्थिति है। तो मानव और प्रकृति का संबंध बहुत पुराना है। पहले क्या था भाई, प्रकृति से इंसान डरता था, ठीक है भाई, प्रकृति जैसे चलाएगी वैसा इंसान करता था, है ना, वैसा डर उसके इशारों में चलता था। इशारों में चलने का मतलब ये है भाई, प्रकृति पहले बहुत अपना तांडव दिखाती थी, भाई इंसान डर जाता था, लेकिन आज के टाइम पे ऐसा नहीं है। और आज के टाइम पे इंसान ने प्रकृति को अपने वश में करके प्रकृति को पूरा बदल दिया है, ठीक है, हम बोलते हैं ना पूरा वातावरण बदल दिया इंसानों ने, प्रकृति भी इसका एक बार जवाब जरूर देगी, है ना, ध्यान रखना। तो वही वाली बात है यहाँ पर। तो देखो भाई, पहले माना जाता था कि भाई मानव प्रकृति पर निर्भर है और उस पर कोई प्रभाव नहीं डाला जा सकता है, समझ रहे हो। तो पहले माना जाता था कि भाई मानव जो है, इंसान जो है, वो प्रकृति पर डिपेंडेंट है, निर्भर है, और उस पर कोई प्रभाव नहीं डाला जा सकता, ठीक है, और पहले माना जाता। लेकिन आज के टाइम पे क्या है, लेकिन अब भूगोल ये मानता है कि मानव और प्रकृति एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, प्रकृति इंसान को प्रभावित करती है और मानव प्रकृति को प्रभावित करता है। और आज के टाइम पे तो इस हद तक प्रभावित कर दिया है, तो भाई प्रकृति के लेने के देने पड़ रखे हैं। इसलिए भाई बोला जाता है कि भाई एनवायरमेंट को बचाओ, वरना हमें दिक्कत हो जाएगी, है ना भाई, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे ना, अब जो आपको बता रहा हूं मैं, यहाँ पर जो भूगोल ये बताता है मानव और प्रकृति एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो ये दो तरीके से करते हैं। कितने तरीके से? दो तरीके से, ध्यान रखना है। पहला तो होता है भाई अनुकूलन। क्या होता है भाई? अनुकूलन, जिसको हम बोलते हैं एडेप्टेशन। दूसरा होता है आपका परिवर्तन, जिसको हम बोलते हैं मॉडिफिकेशन। अनुकूलन और आपका परिवर्तन, जिसको हम बोलते हैं मॉडिफिकेशन। अब ये दो इमोजी आपको क्या दिखा रहे हैं, इधर देखो, देखो इस इमोजी का यहाँ पर भाई महत्व बहुत ज्यादा है। क्यों? अनुकूलन का मतलब है प्रकृति जैसी थी, ठीक है, इंसान ने क्या करा, अपने आप को उसी हिसाब से ढाल लिया, अनुकूल बना लिया, प्रकृति के अनुकूल अपने आप को ढाल लिया, क्योंकि उसको वही प्रकृति से डर लगता था, तो जैसी प्रकृति है वो वैसे रह लेता था। लेकिन आज के टाइम पे उसने क्या करा भाई, प्रकृति को ही क्या कर दिया, परिवर्तन कर दिया, नहीं मॉडिफाई कर दिया, और कहता है कि भाई प्रकृति तेरा काम हो गया, बस बहुत डरा लिया तूने। ये आज का इंसान ऐसा कहता है, ठीक है भाई, समझ रहे हो, तो ध्यान रखना है। आगे बात करूं, अब अनुकूलन की बात बता चुका हूं। वैसे तो देखो, तो मानव प्रकृति के अनुसार खुद को डालता था, ठीक है भाई, जिसको हम बोलते हैं अनुकूलन।
ये पहले के टाइम पे प्रकृति और मानव एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते थे, पुराने टाइम की बात है, जहां पर इंसान जो था भाई प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल लेता था। जैसे कि मान लो कोई ऐसी एक पर्टिकुलर पुराने टाइम की बात करूं, कहीं पे सर्दी है ना, तो वहां पर सर्दी के हिसाब से इंसान अपने आप को ढाल लेगा। कहीं गर्मी है तो वैसे अपने आप को ढालने लग जाएगा। ठीक है, सोचता है कि अभी प्रकृति का प्रकोप है, हमें झेलना पड़ेगा और कर भी क्या सकते हैं। इंसान पहले यह सोचता था, लेकिन आज के टाइम पे सोचता है भाई ऐसा क्यों, मैं कहीं भी निकल जाऊंगा। ठीक है, ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित कर रखी है, वो सोचते हैं कि भाई इसको हम बदले कैसे, है ना, ध्यान रखना। और परिवर्तन का मतलब हो जाएगा भाई मानव अपने अनुसार प्रकृति को बदलता है। जैसे कि भाई आप देखते हो नहर बना दिया, ठीक है, सड़कें बना ली, ठीक है, शहर बनाने लग गए। पहले सब कुछ नहीं था ना, आज के टाइम पे आप देखते हो शहर बन गए, ठीक है, सड़कें बन रही है, हाईवे से निकल रहे हैं, और कुछ भी निकल रहा है, वो कमेंट में बता देना, ठीक है भाई। तो ध्यान रखना, अनुकूलन और परिवर्तन का मतलब आपको समझ आ गया हो, जिससे दो तरीके होते हैं। तो इंसान क्या करता है, एक दूसरे को प्रभावित, इंसान और प्रकृति यानी मानव और प्रकृति दूसरे को प्रभावित करते हैं। समझ आ रहा है, आगे चलो। और आज का मानव तकनीकी के प्रयोग से प्रकृति को बदल रहा है, जो कि मैं बोल चुका हूं चीख चीख के 2-3 बार, ध्यान रखना है। तो तकनीकी के प्रयोग से, ठीक है, तकनीक के प्रयोग से क्या है, प्रकृति को बदल रहा है। और ध्यान रखना, जो तकनीक का विकास है ना, ये तकनीक का विकास क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि भाई समाज कितना विकसित है, समाज विकसित कितना है, ध्यान रखना। अगर मैं बोल रहा हूं तकनीक की बात कर रहा हूं, तो ये दिखाता है कि भाई समाज कितना विकसित है। अब समाज का विकास समझ लो कि पर्टिकुलर एक कंट्री कितनी डेवलप है टेक्नोलॉजी के रूप से। और तकनीकी का विकास कब होगा, जब इंसान प्रकृति पर क्या कर लेगा, अपनी विजय प्राप्त कर लेता है, तो वैसे ही वो तकनीकी का विकास करता है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। तो तकनीकी का विकास बेसिकली क्या होता है, एक समाज के विकास का सूचक होता है, आप ये ध्यान रखना। ठीक है, अगर ये बात पल्ले नहीं पड़ती कोई बात नहीं है, जानो ही मत, इतना जान लो कि भाई मानव ने क्या करा, आज के मानव तकनीकी के प्रयोग से प्रकृति को बदल रहा है। और इस हद तक बदल रहा है कि जो ज्यादा बदल देता है वो उतनी टेक्नोलॉजी मांगे निकल जाता है। ठीक है, और वही क्या समाज का सूचक बन जाते हैं। हम बोलते हैं ना भाई अमेरिका इतना डेवलप है, उसने भाई प्रकृति को हमसे पहले, हम तो आजादी कब हुए, 1947 में हुए हैं। हम तो आजादी कब हुए हैं भाई, 1947 में हुए हैं, है ना, ये तुमको पता है। तो अमेरिका उससे पहले आजाद हो रखा है भाई उसने, और उसने तो औद्योगिकरण कर लिया, प्रकृति को पूरा लूट लिया और अपना डेवलप, अपना अपने आप को विकसित कर लिया, डेवलप्ड बना लिया, है ना। लेकिन हमको तो पूरा लूट लिया गया था भाई अंग्रेजों द्वारा। लेकिन 1947 के बाद हम अपना धीरे धीरे विकास कर रहे हैं, जब तो हम विकासशील देश हैं, ध्यान रखना कि हमारे पास अभी इतने रिसोर्स है ही नहीं, हम धीरे धीरे बदल रहे हैं अपने आप को, है ना। तो समाज, तो जितना टेक्नोलॉजी में जो आगे होगा, है ना, तो तकनीक क्या दिखाती है भाई, एक समाज कितना विकसित है वो दिखाती है, ध्यान रखना। और तकनीकी के प्रयोग से ही प्रकृति को बदल रहा है। क्यों, प्रकृति को बदल भी कैसे रहा है, प्रकृति के नियमों को समझने के बाद, प्रकृति के नियमों को समझने के बाद क्या कर पा रहा है, उसी हिसाब से वो टेक्नोलॉजी डेवलप कर पा रहा है और एक दस आगे निकल जाता है पर्टिकुलर। तुम्हें ध्यान रखना है, समझ आ रहा है, आगे चलो भाई, ठीक है। और वह अपने भोजन, वस्त्र, आवास और आदि की जरूरतों को पूरा करने के लिए संसाधनों का उपयोग करता है। सीधी सी बात है भाई, भोजन हो गया, वस्त्र हो गया, अपने अपने आवास हो गया, ठीक है, इन सभी जरूरतें जो इंसान की होती है उसको पूरा करने के लिए क्या करता है, वो संसाधनों का प्रयोग करता है। ठीक है भाई, ध्यान रखना, समझ आ रहा है। जैसे बिजली, सिंचाई, निर्माण कार्य आदि। ठीक है भाई, मतलब कि जरूरतें है ना भाई, बिजली बनाना हो गया, सिंचाई करना हो गया, सिंचाई के लिए भाई अलग अलग साधन विकसित कर जाते हैं। वर्षा पर निर्भर पहले रहा जाता था, आज के टाइम पे भी रहते हैं, लेकिन आज के टाइम पे सिंचाई के बहुत सारे साधन डेवलप कर चुके हैं इंसान। ठीक है, ध्यान रखना। तो भोजन वगैरह कहाँ से मिलेगा, जब सिंचाई से होगी, ध्यान रखना। और निर्माण कार्य, जैसे घर वगैरह बनाना हो गया, बिल्डिंग्स वगैरह बनाने हो गए, कंस्ट्रक्शन वर्क जिसको हम कहते हैं, तो इंसान अपनी जरूरत के हिसाब से क्या करे, संसाधनों का उपयोग करता है। समझ आ गया भाई, ध्यान रखना, आगे चलते हैं भाई। अब ना एक कवि ने मानव और ईश्वर के बीच संवाद के रूप में कहा। ठीक है, ध्यान रखना, क्या बोला मैंने, कि एक कवि, ठीक है, एक पोएट ने क्या करा, मानव और ईश्वर के बीच संवाद के रूप में कुछ कहा है। जबकि बुक में दे रखी है लाइन, ध्यान रखना क्या कहा, देखो वो ध्यान सुनना। आपने मिट्टी का सृजन किया, मैंने कप का निर्माण करा। ये मानव और ईश्वर के बीच की संवाद है, बातचीत है, जो कि कवि बता रहा है अपने अंदाज में। ठीक है, आपने मिट्टी का सृजन करा यानी कि मिट्टी दी, मैंने कप का निर्माण कर दिया मिट्टी का यूज करके। देखो ये परिवर्तन हो गया, देखो संसाधनों का। आपने रात्रि का सृजन किया, मैंने दीपक बनाया। आपने रात दे दी, आप क्या सोचे कि हम अंधेरे में मरेंगे, ना ना ना, हमने क्या करा, हमने दिया बना लिया, दीपक बना लिया। ठीक है, आपने बंजर भूमि दी, आपने बंजर भूमि, पहाड़ी, भूभाग और मरुस्थलों का सृजन किया, मैंने फूलों की क्यारी और बाग बगीचे बनाए। देख रहे हो ये कविता में कितना जोर है, ये पूरी आपको ज्योग्राफी समझा सकती है। और बेसिकली कौन सी ज्योग्राफी, आपकी मानव भूगोल, ध्यान रखना।
जो कि आप 12th में पढ़ने वाले हो। जनरली आप ये समझो भाई, दिखा रहा है किस प्रकार से ज्योग्राफी जो इंसान है वो बदल दे रहे, किस प्रकार से जो मानव है वो प्रकृति जो है एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। समझ आया भाई? आपने बंजर भूमि पहाड़ी भूभाग दिए, मरुस्थल दिए, तो फिर वहां पर क्या लगा दिए? बाग बगीचे बना दिए। कोई दिक्कत नहीं है भाई, कृषि ना कर सके तो फूल उगा लेते हैं, फूल बाग बगीचे बना लेते हैं, ध्यान रखना। समझ आ गया? आगे चलो। अब जो भूगोल है ना, इसके 3 प्रमुख पर्सन है। जब हम बात करते हैं भाई ज्योग्राफी की, या मान लो ज्योग्राफी खुद भी देखता है किसी पर्टिकुलर एरिया को, तो वो 3 सवाल करता है। कितने? 3 सवाल करता है, ध्यान रखना। तो भूगोल 3 प्रकार के प्रश्नों पर आधारित। अगर मैं बोल रहा हूँ ज्योग्राफी तो 3 क्वेश्चन, अगर ज्योग्राफी तो 3 क्वेश्चन तुम्हारे मन में ये होना चाहिए, ध्यान रखना। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। पहला प्रश्न है क्या। पहला क्या है? क्या यानी वट। तो कौन से तत्व, घटनाएं या विशेषता धरातल पर मौजूद है? मैं कहूं क्या चीज है भाई, ठीक है, यानी पर्वत, नदियां, जलवायु, क्या है ये? अगर मैं बोल रहा हूँ यार यहाँ का मौसम बड़ा ठंडा है, तो हम पहले सोचेंगे क्या चीज है ये, है ना? तो ज्योग्राफी पहले यही सोचती है क्या है ये। तो कौन से तत्व, घटनाएं, विशेषता धरातल पर मौजूद है, यानी कि क्या मौजूद है। सीधी सी बात मैं कहूँ, धरातल, पर्वत होगी, नदियां हो गई, जलवायु होगी पर्टिकुलर, है ना? तो क्या हो गया? उसके बाद अगर ये है तो कहाँ है? वे तत्व धरातल पर किस स्थान पर स्थित हैं? पहले तो हम ये देखते हैं कि अच्छा जलवायु है, यानी क्या चीज है? जलवायु है, नदी है, पर्वत है ना? लेकिन है कहाँ ये? तो इसका ये भी दूसरा प्रश्न हो जाता है कि भाई उस स्थान पर कहाँ मौजूद है, किस स्थान पर मौजूद है, यानी हिमालय भारत के उत्तर में, हमको पता है। तो ये सवाल करता है ज्योग्राफी पर्टिकुलर, अगर ये चीज है तो ये कहाँ है। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा जो है आपका, तीसरा आपका जो है भाई, आगे चलो। तीसरा आपका क्यों और कैसे। तीसरा है क्यों। अगर वो वहां पर है तो क्यों है, ध्यान रखना। और है तो भाई कैसे है। ठीक है ना? आपको अगर आप हिमालय की बात कर रहे हो तो हिमालय वहां पर है तो क्यों है और कैसे हुआ। तो ये पढ़ोगे भाई, टेंशन मत लो, 11th में सब पढ़ोगे अच्छे से डिटेल में तुम, है ना? देखो, तो वे कहाँ, वे वहां क्यों स्थित है, ठीक है, और उनका विस्तार, वितरण, प्रभाव क्या है। ठीक है, मतलब कि कैसे हुआ ये सबका विस्तार, प्रभाव क्यों है, और उनका विस्तार जितना आज हम देखते हैं। अगर मैं हिमालय को एक मान के चलो एग्जाम्पल के तौर पर, तो वहां पर उतना बड़ा कैसे हो गया है, इतना यहाँ तक फैला कैसे है वो। तो ये 3 प्रश्न होते हैं, क्यों, कैसे, पहला क्या, कहाँ, क्यों और कैसे। वैसे बोलोगे 4 हो गए, नहीं, क्या, कहाँ और क्यों और कैसे, ये एक ही है, ठीक है, ध्यान रखना। ये 3 हो जाएंगे, समझ रहे हो तुम, ध्यान रखना। और भूगोल का उद्देश्य पृथ्वी के भौतिक और मानवीय तथ्यों की स्थानिक और करणात्मक जानकारी देना होता है। अब तुम बोलोगे यार ये क्या आ गया यार, ये स्थानिक और ये करणात्मक। देखो भाई, तो भूगोल का उद्देश्य क्या है? पृथ्वी के भौतिक और मानवीय तथ्य जो आज मौजूद है पृथ्वी पर, पृथ्वी पर जो मौजूद है मैंने भौतिक और जो मानवीय तथ्य, ठीक है ना, उनकी स्थानिक जानकारी का मतलब होता है कि वो पर्टिकुलर उस स्थान पर है तो कहाँ है और क्यों है। ठीक है, कहाँ है का मतलब तो स्थानिक हो जाएगा, और क्यों का मतलब हो जाएगा करणात्मक जानकारी देना है। मैं बोल रहा हूँ अगर हिमालय, तो वहां पर वो क्यों, उस किस स्थान पर है, वो कहाँ है, ठीक है ना, और वहां पर है तो क्यों है। तो स्थानिक और करणात्मक जानकारी देना है भूगोल का उद्देश्य। समझ आ गया? ध्यान रखना है तुम्हें। और ये हमें बताता है कि कौन सी वस्तु कहाँ है और क्यों है और उसका प्रभाव क्या है। ये 3 प्रश्न हमें यही बताते हैं, और इसके स्थानिक और कर्णात्मक जानकारी भी हमें यही बताती है। ठीक है, स्थानिक और कर्णात्मक जानकारी में ये तीनों प्रश्न आ गए हैं जो ऊपर मैंने तुमको बताए हैं, समझ रहे हो? आगे चलो भाई। भूगोल एक समाकलन विषय के रूप में, ठीक है, जो भूगोल है आपका एक समाकलन यानी कि इंटरग्रेटेड विषय के रूप में है ये। इंटरग्रेटेड का मतलब होता है जुड़ना, ठीक है, बाकी विषयों से जुड़ाव है भाई ज्योग्राफी का, पहले ही बताया मैंने तुमको। ठीक है, अगर तुम ज्योग्राफी पढ़ रहे हो यानी कि तुम बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो भूगोल एक समाकलन विषय के रूप में आपका टॉपिक है एनसीईआरटी में। ठीक है, देखना बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होगा। तो जैसे कि आपको ज्योग्राफी मान लो अभी ये अर्थ है, तो ये बाकी इससे भी जुड़ा हुआ है, ठीक है, इससे भी जुड़ा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, ये अलग अलग सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। जो इमेज अगर आपको दिख रही है तो यही दिखाना चाह रही है इमेज कि भाई जो ज्योग्राफी है ये अलग अलग सब्जेक्ट से जुड़ी हुई है किस प्रकार से। ठीक है, देखो, तो यहाँ पर कुछ बातें बता रखी हैं, पहले आपको वो समझिए। ठीक है भाई, तो पहले आपकी क्या संश्लेषणात्मक स्वरूप, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंथेसाइज। ठीक है भाई, ध्यान रखना। तो संश्लेषणात्मक, ठीक है, आप करेक्ट बोला है मैंने, संश्लेषणात्मक स्वरूप, इसका मतलब हो, देखो संश्लेषण का मतलब होता है एक तरह से जुड़ना, क्या, जुड़ाव। तो ज्योग्राफी का स्वरूप कैसा है? जुड़ाव जैसा है। क्या है भाई? अरे भाई कहाँ लिखे, देखो, जुड़ाव जैसा है। ठीक है भाई, क्यों कह रहा हूं?
ये हुआ क्यों है, क्योंकि बाकी ज्योग्राफी बाकी सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, ज्योग्राफी का स्वरूप कैसा है, संश्लेषणात्मक है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इसे इरेज कर दो 2 मिनट। तो भूगोल एक संश्लेषणात्मक विषय है, क्यों है भाई, क्योंकि बाकी विषयों से जुड़ा हुआ है, ठीक है। क्षेत्रों और विषयों को जोड़कर समझने का प्रयास करता है। जो भूगोल है भाई, ये अलग सब क्षेत्रों को, विषयों को, जो बता चुका हूँ विषय के बारे में, ठीक है, वो सबको जोड़कर समझने का प्रयास करता है, पर्टिकुलर एक चीज को, ठीक है। समझ रहे हो ना, ध्यान रखना। अगर हम किसी सिविलाइजेशन की भी बात कर रहे हैं ना भाई, अगर हम किसी सिविलाइजेशन की भी बात कर रहे हैं, यानी कि एक सभ्यता की बात भी कर रहे हैं ना, अगर हम उसके अध्ययन की बात करेंगे, तो वहां पर उसके हर तथ्य की बात करी जाएगी, वहां के हर क्षेत्र से रिलेटेड जानकारी समझने का प्रयास करा जाएगा, ठीक है। वहां पर जो जो तत्व काम कर रहे होंगे, चाहे वो अलग अलग सब्जेक्ट के, तो भी वो ज्योग्राफी के अंदर ही पढ़ा जाएगा उसको, समझ रहे हो। तो विभिन्न क्षेत्र और विषयों को जोड़कर पढ़ने का प्रयास करता है, समझने का प्रयास करता है। ये इतिहास हो गया, संस्कृति हो गया, और समय के साथ जुड़ी बातों को जोड़ता है। इतिहास हो गया, आपकी संस्कृति हो गई, समय के साथ जो भी घटता जा रहा है, ठीक है, वो जुड़ी बातों का अध्ययन करता है, ठीक है, ध्यान रखना है। आगे चले, समग्र दृष्टिकोण, ठीक है, ये उसी में से है, ध्यान रखना, ठीक है। जो आपका पहला टॉपिक चल रहा है अभी वही चल रहा है, ये उसी में से आपको बता रहा हूं मैं, ठीक है भाई। समग्र दृष्टिकोण का मतलब होता है होलिस्टिक अप्रोच, यानी ज्योग्राफी जो है ना, आपकी एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाता है, यानी कि अगर पर्टिकुलर किसी चीज का अध्ययन करना है तो समग्र रूप से करना है, कुछ अधूरा नहीं छोड़ना है, ध्यान रखना है, चाहे उसके लिए बाकी सब्जेक्ट से जुड़ना क्यों ना पड़ जाए, वही बात है। तो भूगोल की प्रकृति क्या समग्र होती है, यानी ये मानता है कि विश्व की सभी प्रक्रिया एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। अगर मैं बोल रहा हूँ कुछ चीज है, ए चीज है, तो ये भाई विश्व की कोई जितनी प्रक्रिया, मान लो एक ए प्रक्रिया है, तो ये सभी आपस में जुड़ी हुई है बाकी प्रोसेस से भी, ठीक है, ध्यान रखना। तो वर्तमान में जो भूगोल है, एक वैश्विक ग्राम का प्रतिनिधित्व करता है। अगर मैं बोल रहा हूँ ज्योग्राफी, तो ये वैश्विक ग्राम, ठीक है, यानी ग्लोबल विलेज आप कह सकते हो, उसका क्या भाई रिप्रेजेंटेशन करता है आपका ज्योग्राफी। क्यों, क्योंकि ये सारी चीजों को जोड़कर पढ़ता है, ध्यान रखना, क्योंकि ये कहता है जितनी प्रक्रिया विश्व पर हो रही है वो सारी आपस में जुड़ी हुई है। आगे देखो, और भूगोल में आधुनिक साधनों जैसे कि आपका दृश्य श्रव्य माध्यम आ गया, जिसको हम ऑडियो विजुअल मीडिया कहते हैं। सूचना टेक्नोलॉजी, यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी, जैसे इंग्लिश में हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं, ने सूचना को अधिक प्रभावी बनाया है, ठीक है ना। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको दृश्य श्रव्य, दृश्य का मतलब होता है देखना, श्रव्य का मतलब होता है सुनना। तो बहुत सारे दृश्य श्रव्य माध्यम आ चुके हैं, जिसमें भाई दृश्य श्रव्य दोनों होता है। जैसे फोन आप देख लो भाई, वहां पर आप वीडियो भी देखते हो और सुनते भी हो, है ना। पहले के टाइम पे रेडियो होता था, बस वहां पर सुनते सुनते थे, दिखता थोड़ी था कुछ, वही बात है। तो आज के टाइम पे जो है भूगोल में आधुनिक साधन जो आपका भाई दृश्य श्रव्य माध्यम हो गया, आपका सूचना प्रौद्योगिकी हो गई, ठीक है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आज के टाइम में बहुत बड़ी हो चुकी है, ध्यान रखना। तो उसने जो है सूचना को और अधिक बनाया भूगोल के अंदर, भूगोल के अंदर और जल्दी सूचना को मिल जाती, जिससे जो है पर्टिकुलर अध्ययन जो और जल्दी हो जाता है, ठीक है। आगे चले, भूगोल और अन्य विषय, ठीक है, ध्यान रखना। ध्यान, अब ये जो बात है ना भूगोल की, कि भाई बहुत सारे विषय जुड़ा है, एनसीईआरटी में बहुत जगह दे रखे, ठीक है, इसलिए बता भी रहा हूँ मैं तुमको। तो भूगोल का संबंध आर्थिक और सामाजिक प्रक्रियाओं से भी होता है, ठीक है भाई। भूगोल का मतलब तुम्हें ध्यान रखना है, वो आर्थिक प्रक्रियाओं से भी है और सामाजिक प्रक्रियाओं से भी होता है, ठीक है भाई, ध्यान रखना। अब तुम चाहे आर्थिक प्रक्रियाओं में तुम कुछ ही बात कर लो, उद्योग की बात कर लो, है ना, चाहे तुम उद्योग की बात कर लो, है ना, या पर्टिकुलर तुम व्यापार की बात कर लो, ये कहीं ना कहीं आपका जो ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ है, ठीक है भाई, कहीं ना कहीं आपका ज्योग्राफी से ये जुड़ा हुआ है, ठीक है, ध्यान आपको रखना है। तो चलिए, आर्थिक हो गई, जैसे सामाजिक प्रक्रिया हो गई, ठीक है, उन सब वो सभी क्या भूगोल से जुड़ा होता है, ध्यान रखना है। और ये प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान दोनों से जुड़ा हुआ है भाई। आपको जो प्राकृतिक विज्ञान है, ठीक है, नेचुरल साइंस जिसको हम कहते हैं, आपको जो सामाजिक विज्ञान है उससे भी जुड़ा हुआ है ये। और ध्यान रखना, ज्योग्राफी को भी एक साइंटिफिक सब्जेक्ट भी बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है भाई। और इसलिए इसे अंतरापृष्ठ विषयों का जोड़ना भी कहा जाता है, ठीक है ना। इसलिए आपकी जो ज्योग्राफी है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक अंतरापृष्ठ बोलते हैं। इसे क्यों, अंतरापृष्ठ का मतलब होता है विषयों का जुड़ना। तो भूगोल जो है अध्ययन के लिए भाई बाकी विषयों से जुड़ाव रखता है, जिसको हम बोलते हैं अंतरापृष्ठ सब्जेक्ट, समझ रहे हो तुम। आगे चलते हैं, स्थानिक संबंधों की भूमिका, ठीक है, स्थानिक संबंधों की भूमिका। तो भूगोल स्थानिक संदर्भ में तथ्य की व्याख्या करता है, ठीक है भाई। अगर भाई मान लो कि एक क्षेत्र का वो अध्ययन कर रहा है, पर्टिकुलर एक ए क्षेत्र है, पर्टिकुलर अगर ए क्षेत्र है ना, तो इसका अध्ययन वो कैसे करेगा, स्थानिक रूप से करेगा, दूसरे क्षेत्र से थोड़ी करेगा। तो स्थानिक संदर्भ के रूप में वो इसी क्षेत्र को क्या मानेगा, एक बेस मानेगा। तो इसी के इर्द गिर्द तथ्य को क्या करेगा भाई, जानकारी इकट्ठी करेगा, उसकी व्याख्या करने की कोशिश करेगा, आपका जो ज्योग्राफी है, ठीक है, ध्यान रखना।
और ये केवल किसी एक स्थान तक सीमित ना होकर स्थानों के बीच संबंधों और भिन्नताओं पर भी ध्यान देता है। पर्टिकुलर एक क्षेत्र का अध्ययन करा, फिर दूसरे क्षेत्रों का अध्ययन कर दिया, देखा कि भाई दोनों भिन्नता आ रही है, फिर देखा भाई ये भिन्नता ऐसी है क्यों, ठीक है ना, तो ध्यान रखना। तो एक स्थान तक सीमित ना होकर बाकी स्थानों के बीच का संबंध भी देखता है कि पर्टिकुलर कि क्या संबंध है, उनकी भिन्नताओं पर भी ध्यान देता है, अगर ये भिन्नता है तो ऐसी क्यों है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पर्टिकुलर दो, आपने इतिहास में देखा होगा भाई, पर्टिकुलर दो जगह जो होती है, क्षेत्र होते हैं, उनका आपस में बहुत सारा रिलेशन होता है, चाहे वो व्यापार के मामले में हो, चाहे वो पर्टिकुलर किसी चीज के लिए हो, तो उनका सबका अध्ययन करना, भिन्नताओं को देखना भाई कि अलग अलग दोनों क्षेत्रों में भिन्नता क्यों है। वो भिन्नता कोई सी भी हो सकती है भाई, चाहे वो कल्चर के मामले में हो, चाहे वो आपका भौगोलिक स्थिति के मामले में हो, तो कुछ भी हो सकती है, ध्यान रखना। तो ये सबका अध्ययन करता है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए भाई भूगोल के अंदर स्थानिक संबंधों की भूमिका का वर्णन कीजिए या क्षेत्रीय विविधता की बात करनी है, तो आपको जो मैंने बताया क्षेत्र के बारे में वो सब आपको लिखना है, ठीक है भाई। और भूगोल जो है समन्वय करता है और तथ्यों को समूलता के में देखने का प्रयास करता है, ठीक है। समन्वय का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन, ठीक है। देखो जैसे कि हम इंसान है, हमें पता है कि अगर हम बैडमिंटन भी खेलते हैं ना, तो आंखों का और हाथों का कोऑर्डिनेशन बन जाता है। वो हमारा ब्रेन कर रहा है, टेंशन मत लो उसका, ठीक है। वो इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहा है, ठीक है, ध्यान रखना। स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन होता है अपनी बॉडी के अंदर, ठीक है। वो इन्फॉर्मेशन को सेंस करते हैं और स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू देन ब्रेन में जाती है वो, ठीक है। उसके बाद हम रिएक्ट कर पाते हैं क्योंकि रिस्पॉन्स वापस उसी प्रोसेस से आता है, ठीक है। तो ये हमारा कोऑर्डिनेशन बन पाता है ब्रेन की मदद से और स्पाइनल कॉर्ड की मदद से। ऐसे जो भूगोल है ना, वो जितने उस क्षेत्रों का अध्ययन करता है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाता है, समन्वय करता है, ठीक है, जोड़ने का प्रयास करता है भाई कैसे हम क्या इनके बीच में रिजल्ट निकाल सकते हैं, और तथ्यों को संपूर्णता से देखने का प्रयास करता है। उसके बाद भूगोल का ऐतिहासिक महत्व, कि जो भूगोल है इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है। देखो भाई, तो भूगोल इतिहास की घटनाओं को भी प्रभावित करता है। इसका जो भूगोल है वो इतिहास, पहली बात तो देखो, अगर मैं पर्टिकुलर बात कर रहा हूँ क्षेत्र की, तो वो देखेगा कि भाई ये क्षेत्र है ना, ये अस्तित्व में आया कैसे है, तो कुछ ना कुछ इतिहास रहा होगा। तो ऐतिहासिक घटना ही जो है एक क्षेत्र को बनाती है, आपको पता होना चाहिए, सीधी सी बात है। तो भूगोल क्या करता है, ऐतिहासिक घटनाओं का भी अध्ययन करता है, उसको भी प्रभावित करता है। तो युद्ध हो गया, राज्य विस्तार हो गया, आपका व्यापार आदि भूगोल से जुड़े होते हैं। तुम बोलोगे हिस्ट्री से जुड़े हुए हैं, ना 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 भाई, युद्ध की बात हो गई, ठीक है। राज्य विस्तार, पर्टिकुलर एक राज्य है वो अपना विस्तार करना चाह रहे हैं, अपनी बाउंड्री बढ़ा रहे हैं, तो भूगोल से जुड़ा हुआ है ये। व्यापार की बात आ जाए चाहे, ठीक है, व्यापार तो हम पढ़ते हैं क्योंकि व्यापार एक आपकी टर्सरी सेक्टर ही है, टर्सरी सेक्टर है, टर्सरी सेक्टर की एक सर्विस है, आपको ध्यान रखना है, एक गतिविधि है ये। टर्सरी यानी कि तृतीयक क्रियाकलाप का पार्ट है, ठीक है, व्यापार। तो युद्ध, राज्य विस्तार आदि भूगोल से जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए देखो भाई, युद्ध के समय किसी विशेष जगह का नियंत्रण लाभदायक होता है। देखो ध्यान रखना, अगर मैं बोलूँ भूगोल का ऐतिहासिक महत्व क्या है, अगर एंशियंट टाइम में, अगर आज के टाइम पे बात कर ले कि एक जगह कोई पर्टिकुलर क्षेत्र कहाँ पर है और उसकी भौगोलिक स्थिति कैसी है, उसको बहुत लाभ देती है, ठीक है ना। जैसे कि इंडिया की बात करूँ, इंडिया के पास अपना नॉर्थ में हिमालय है ना, तो वहां से कोई हमला करने से पहले सोचेगा क्योंकि वहां पर वो हमको बचा रहे, हिमालय क्या कर रहा है, हमको बचा रहा है, ध्यान रखना। जैसे कि अब देखो हम जहाँ पे हैं उससे ऊपर नेपाल भी है ना, तो समझ रहे हो ना कैसे बच रहे हैं हम, तो हमारी भौगोलिक स्थिति ऐसी ही है। तो युद्ध में हमको बहुत ज्यादा फायदा भी मिलता है, ध्यान रखना। जैसे कि युद्ध के समय किसी विशेष जगह का जो नियंत्रण है ना, जगह का नियंत्रण वो लाभदायक हो सकता है, ध्यान रखना। जैसे कि समुद्र से घिरे देश सुरक्षित माने जाते हैं, जो समुद्र से घिरे हुए देश होते हैं वो ज्यादा सुरक्षित माने जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन जो बाकी कंट्री से जुड़े होते हैं वो थोड़े कम सुरक्षित माने जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। अब समुद्र से घिरे हुए हैं तो ये क्या एक भौगोलिक विशेषता है जो कि भूगोल के अंदर अध्ययन करा जाता है, तो ध्यान रखना। चाहे वो युद्ध हो जाए, राज्य विस्तार हो जाए, व्यापार हो जाए, पर्टिकुलर सब भूगोल अध्ययन करता है किस प्रकार से ये हो रहा है और किस प्रकार से भूगोल इसे मदद कर रहा है। समझ आ गया। अब आगे मैं बात करूं भारत का भौगोलिक महत्व। देखिए भाई, अगर मैं बात करूं भौगोलिक महत्व की, तो हिमालय जो है ना भारत की एक प्रमुख भौगोलिक विशेषता है। समुद्र तो है ही, हिमालय भी है, ध्यान रखना, मैं डिस्कस करा मैंने पीछे ना। तो हिमालय जो है भारत की एक प्रमुख भौगोलिक विशेषता है जिसने देश को आक्रमणों से बचाया है। मैंने वही बोला, बंदा युद्ध करने से पहले सोचेगा क्योंकि हिमालय हमें बचाता है आक्रमण से, वो बाधा बनता है बीच में, ध्यान रखना है। क्वेश्चन कई बार आ जाता है भाई भारत का भौगोलिक महत्व लिखो, तो आपको ये लिखना पड़ेगा, ठीक है, समझना है आपको एक चीज, ठीक है, कुछ रटना नहीं है। और भारत की भौगोलिक स्थिति ने दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप और अफ्रीका से संपर्क स्थापित करने में सहायता करी है, ध्यान रखना। अगर मैं बात कर रहा हूँ किसकी, भाई भारत के भौगोलिक महत्व की, जिसने जो, और भारत की भौगोलिक स्थिति ऐसी कि भाई भारत जो है दक्षिण पूर्वी एशिया, दिखाऊंगा मैप में, भी मैप ले रखा है मैंने, दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप हो जाए और चाहे अपना अफ्रीका हो जाए, इनसे संबंध स्थापित करने में सहायता करता है, ठीक है। चलो अगर मैं दिखाऊं आगे, देखो
अपना इंडिया कहाँ है, अगर तुम्हें मैप में विजिबल है तो ये इंडिया है अपना, ठीक है। पर्टिकुलर ये क्या अपना, यहाँ पर ये इंडिया है, ठीक है, ध्यान रखना। अपना लगभग ये इंडिया है, ध्यान रखना, ठीक है, ये अपना इंडिया है लगभग। दक्षिण पूर्व एशिया क्या है भाई, ध्यान रखो। देखो ये अपना नॉर्थ ईस्ट है, तो ये सारा क्या आपका, ये आपका दक्षिण पूर्व एशिया आ जाता है, ठीक है। ये आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ये आपका अफ्रीका है, और ये आपका यूरोप है, ये आपका पूरा क्या है, ये यूरोप है ना। तो भारत की भौगोलिक स्थिति ऐसी है, चाहे वो अफ्रीका से संपर्क करना चाहो वो कर सकता है, चाहे वो दक्षिण पूर्व एशिया संपर्क करना चाहो वो कर सकता है। वो अब दक्षिण पूर्व एशिया में कैसे करेगा, देखो ये अपना जितने भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट है ना, कितने नॉर्थ ईस्ट यानी कि दक्षिण अपना जो उत्तर पूर्वी वाले जो राज्य हैं, ठीक है, पूर्वी जो राज्य हैं, ये सारे क्या है भाई, यहाँ से जो है हम संपर्क स्थापित करते हैं किस, कहाँ पर, दक्षिण पूर्वी राज्यों से। दक्षिण पूर्वी राज्यों में आपका क्या क्या आ जाएगा आपका, आपने कंबोडिया के बारे में सुना होगा, इंडोनेशिया के बारे में सुना होगा, है ना, सिंगापुर के बारे में सुना होगा, ये सब क्या आपके दक्षिण पूर्वी कंट्री हैं। तो यहाँ संपर्क स्थापित कर पाते हैं हम भारत के पूर्वी राज्यों की मदद से, है ना। और यहाँ से हम अफ्रीका भी जा सकते हैं, देख लो भाई, समुद्र के जरिए अरब सागर है आपका यहाँ पर, है ना। तो ये बंगाली की खाड़ी भी इधर आपकी, यहाँ से भी आप जा सकते हो, समुद्री रास्ते भी जा सकते हो दक्षिण पूर्वी राज्यों में, दक्षिण पूर्वी एशिया में, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप अफ्रीका भी जा सकते हो, अगर आपको जाना है अफ्रीका कुछ व्यापार के मामले से या कुछ भी, तो आप इस रास्ते से जा सकते हो। संपर्क स्थापित हो जाता है भारत का अफ्रीका से। अब बताते हैं भाई यूरोप की। यूरोप तो यार देखो यहाँ पर है, यहाँ से कैसे जाएगा भारत, तो इसके लिए आपको भी समझाता हूँ। देखो कि जो भारत है उसका यूरोप से संपर्क कैसे है, देखो ये आपको दिख रहा है, ये मैंने अलग से एक मैप लिया आपको समझाने के लिए। पहले आपको पीछे चलता है वापस मैप में, देखो ये इंडिया है ना, इंडिया जाएगा भाई इस रास्ते से, किस रास्ते से, इस रास्ते से जाएगा, ठीक है। और ये आपका यूरोप आ जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो ये रास्ता, जो मैंने रास्ता बनाया है यहाँ पर आप देख रहे हो ये वाला, तो इंडिया यहाँ से अरब सागर से निकला, समझ रहे हो। यहाँ पर क्या है भाई, रेड सी है यानी कि लाल सागर है, और यहाँ पर आपका भूमध्य सागर है, समझ आ गया, भूमध्य सागर है। और यहाँ पर आपकी जो है ना मिस्र के पास, यहाँ आपकी स्वेज कैनाल है, क्या है, स्वेज कैनाल है यानी कि स्वेज नहर है। अब देखो इस मैप को, ठीक है, यहाँ से जो इंडिया वहां से आएगा, ठीक है। और देखो रेड सी कहाँ पर है, मैंने आपको पीछे रास्ता समझा दिया। ये आपकी देखो रेड सी यानी लाल सागर है, यहाँ आपका भूमध्य सागर है, ठीक है। और यही आपका ऊपर क्या यूरोप है, ये क्या आपका यहाँ पर यूरोप है। तो यहाँ से जो भारत है वो यहाँ इस रास्ते से आएगा, रेड सी के साथ जाएगा, और यहाँ पर क्या है आपकी, यहाँ पर स्वेज नहर है, यहाँ पर क्या आपकी स्वेज नहर है, ध्यान रखना। ये यहाँ पर लिख भी रखा है, यहाँ पर आपकी स्वेज नहर है, और स्वेज नहर रेड सी से होता हुआ जाएगा भारत, मतलब भारत से अगर यूरोप जाना है तो रेड सी से होता हुआ स्वेज कैनाल में जाएगा, स्वेज कैनाल से वो मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर में जाएगा, और भूमध्य सागर से वो यूरोप जा सकता है। तो यहाँ से संपर्क स्थापित हो पाता है। समझ आया भाई तुमको। तो भारत की भौगोलिक स्थिति ऐसी है भाई, दक्षिण पूर्वी एशिया चाहे अफ्रीका हो जाए चाहे वो यूरोप हो जाए, जा सकता है, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है, समझा गया होगा तुमको। अगर यहाँ जाना है तो यहाँ से, अगर यहाँ जाना है तो इस साइड से, और यहाँ से ये रास्ता है, ठीक है। यहाँ पे अपना लाल सागर है, यहाँ पे स्वेज कैनाल है, और यहाँ पर अपना भूमध्य सागर, भूमध्य सागर से यूरोप जा सकता है। वापिस देखे भाई, ये तो अपना हो गया। उसके बाद नौ संचालन तकनीक ने भारत को अंतरराष्ट्रीय व्यापार में महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करा या भूमिका दी है, ठीक है भाई। जो अपना नौ संचालन है, ठीक है, जिसको हम नेविगेशन ही बोलते हैं, इसकी मदद से जो है हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार अच्छे से कर पा रहे हैं। नौ संचालन का मतलब है भाई हमारे पास हमारी स्थिति है, आपको पता, हमारे कोस्ट आपने देखा, पश्चिमी कोस्ट आपने देखा है, पूर्वी कोस्ट आपने देख रखा है, ठीक है, पूर्वी तट पश्चिमी तट, वहां से जो है नौ संचालन बहुत आसान हो जाता है, नाव वगैरह का प्रयोग करके हम व्यापार कर पाते हैं, इसको नौ संचालन बोलते हैं, ठीक है। तो भाई नौ संचालन तकनीक ने भी क्या करा है, भारत को अंतरराष्ट्रीय व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका देगी। भारत की भौगोलिक स्थिति ऐसी है, इजीली वहां पर बंदरगाह बने हुए, वहां से व्यापार हो सकता है जहां पर भी व्यापार हमें करना है, ठीक है, समुद्री रास्ते के जरिए। और समुद्र के माध्यम से भारत को पश्चिमी देशों से जोड़ने में भूगोल सहायक रहा है, ठीक है, भारत का, समझ रहे हो ना। तो समुद्र के माध्यम से भारत को पश्चिमी देशों से अगर जोड़ना है, जैसे अपना यूरोप हो गया, है ना, वो पश्चिमी देश, तो एक तरह से पश्चिमी देशों से जोड़ने में सहायक रहा है। समझ आपको आया होगा भौगोलिक महत्व क्या है इंडिया का, समझा चुका हूं। आगे चलते हैं। समय के साथ भौगोलिक तथ्यों में परिवर्तन होता है भाई, हर टाइम पे थोड़ी एक जैसा रहेगा। आज 10 साल पहले पर्टिकुलर एक एरिया जैसा था वो आज वैसा नहीं होगा। तो भौगोलिक तथ्यों में परिवर्तन आता रहता है वो समय के साथ, ध्यान रखना है। प्रत्येक भौगोलिक तथ्य समय के साथ परिवर्तित होता रहता है, ये बता चुका हूं मैं आपको। जैसे भाई वनस्पति, जलवायु, आर्थिक क्रियाएं, व्यवसाय, सांस्कृतिक विकास आदि, ये समय के साथ बदलते रहेंगे, ठीक है, ध्यान रखना है। जैसे कि आप भौगोलिक दूरी की बात कर लो, है ना, ये भौगोलिक तथ्य ही तो है भाई। पहले भौगोलिक दूरी मान लो बहुत दूर होती थी, आज के टाइम पे वो बहुत कम हो गई है, समझ रहे हो, कैसे हो गई वही बताऊंगा। तो भौगोलिक दूरी की परिभाषा समय पर आधारित हो सकती है।
अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो वो भी वैसी रहेगी। अगर कोई जगह पहले 1500 किलोमीटर दूर थी, वो आज ही 1500 किलोमीटर दूर है। लेकिन आज क्या है, भौगोलिक तथ्य परिवर्तन क्या है भाई, तकनीकी का विकास हो चुका है। ध्यान रखना, इससे क्या है, अगर हम उस भौगोलिक दूरी को समय के हिसाब से गणना करते हैं तो समय के हिसाब से परिवर्तन आया है। जहां पहले जाने में 10 घंटे लगते होंगे, जो 2 घंटे 3 घंटे में काम हो जाएगा। ठीक है, वो तो यानी हम अगर दूरी को समय के हिसाब से देखें तो वो कम हो चुकी है। ध्यान रखना। एग्जाम्पल देखो भाई, आप कोई 1500 किलोमीटर की दूरी यदि जेट विमान से तय की जाए तो 2 घंटे में पूरी हो सकती है। अगर विमान से अगर तय कर रहे हैं कोई 1500 किलोमीटर की दूरी, तो वो 2 घंटे में पूरी हो सकती है। लेकिन अगर हम तीव्रगामी रेल की मदद से भी जाएं तो उसमें 17 घंटे लग सकते हैं। क्या लग सकते हैं भाई, 17 घंटे लग सकते हैं। तो 17 और 2 घंटे में कितना अंतर होता है, तो यहाँ पर हमें समय के अनुसार दूरी कम कर दी है, लेकिन डिस्टेंस तो उतना ही है अभी भी, अगर तुम वैसे जाओगे तो समय पर आधारित जो है, हमने यहाँ पर भौगोलिक दूरी की परिभाषा हम कर सकते हैं समय के पर आधारित। अगर हम वैसे तुम स्थल की बात करोगे, ठीक है, वैसे डिस्टेंस देखो तो उतना ही रहेगा वो। तो समझ रहे हो, तो समय के साथ क्या होता है, भौगोलिक तथ्यों में परिवर्तन होते हैं। हमें वो देखना है कि हम किस प्रकार से उन भौगोलिक तथ्यों का वर्णन हम कर रहे हैं। समझ तुमको आ रहा है, ध्यान रखना है। ठीक है भाई, आगे चलो। अब जो है यहाँ पर भूगोल के क्षेत्र की हम बात करने वाले हैं। जैसे मैंने आपको बताया भाई, भूगोल बाकी सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है ना। इकोनॉमिक्स हो गया, चाहे वो सोशियोलॉजी हो गया, आपका हिस्ट्री हो गया, ठीक है, चाहे आपका भौतिक विज्ञान हो गया, चाहे बायोलॉजी हो गया, सबसे जुड़ा हुआ है वो। तो ऐसे भूगोल के क्षेत्र बन गए हैं। क्या बन गए हैं भाई, भूगोल के क्षेत्र बन गए हैं। ठीक है भाई, जैसे कि यहाँ पर देखो, पहला आपका मान लो कि भू विज्ञान है, क्या है, तो उसको हम बोलेंगे भाई भू आकृति विज्ञान। ठीक है, ऐसे ही आपका मौसम विज्ञान, जिसमें हम जलवायु विज्ञान की बात करते हैं, सब भौगोलिक क्षेत्र हैं ये। जल विज्ञान आपका समुद्र विज्ञान, मृदा विज्ञान आपका मृदा भूगोल हो गया, है ना। ये मृदा विज्ञान जो है ये जुड़ा हुआ है भूगोल से। तो यहाँ से क्या निकला भाई, मृदा भूगोल निकल गया आपका। ऐसे ही आपका भाई यहाँ से वनस्पति विज्ञान है, तो यहाँ से आपका पादप भूगोल निकल गया, जिसमें भाई पादप के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो भूगोल के अंतर्गत ही आएगा, ये भूगोल के क्षेत्र बन गए। अगर आपको यहाँ से विजिबल नहीं है तो आगे मैंने इंग्लिश का कटआउट भी ले रखा, तो उससे समझ आ जाएगा आपको। ठीक है, ध्यान रखना है, बट वो इंग्लिश में होगा, ध्यान रखना। प्राणी विज्ञान है तो प्राणी भूगोल निकला यहाँ से आपका पारिस्थितिक विज्ञान से आपका जुड़ाव है भूगोल का, तो यहाँ से आपका भाई मानव भूगोल निकल गया है। ठीक है, उसके बाद आपका भाई पर्यावरण विज्ञान से पर्यावरण भूगोल, ऐसे ही मानव शास्त्र से आपका सांस्कृतिक भूगोल निकला है, तो आपका भूगोल का क्षेत्र बन गया वो। ऐसे दर्शन शास्त्र से भूगोलिक चिंतन, समाज शास्त्र से आपका सामाजिक भूगोल, देन आपका इतिहास से आपका ऐतिहासिक भूगोल जनरेट होता है, जो कि भूगोल का क्षेत्र बन गया है। ऐसे आपका राजनीतिक शास्त्र यानी कि पॉलिटिकल साइंस से आपका जो है राजनीतिक भूगोल निकला है। जनांकिकी, जहाँ पे जनसंख्या के बारे में बात करी जाती है, तो जनसंख्या भूगोल जो है आपका भूगोल का क्षेत्र बन चुका है। ऐसे आपका अर्थशास्त्र से आपका आर्थिक भूगोल निकल गया है। देन मैं बात करूँ आगे आर्थिक सांख्यिकी, तो आपका भूगोल में परिमाणात्मक जो परिविधि है, ये आपका एक भूगोल का क्षेत्र बन चुका है। देन आपका जो है गणित और खगोलिकी, जो कि आपका गणित और खगोलीय भूगोल आपका निकला है। तो ये आपके भूगोल के क्षेत्र बन गए हैं, आपको समझ आया होगा। ठीक है, आगे चलें। ये मैंने इंग्लिश में ले रखा है, सब कुछ सेम ही है। ठीक है, बट यहाँ पर नाम इंग्लिश में, अगर आपको देखना चाहो तो देख सकते हो। ठीक है, वैसे समझा दिया मैंने पीछे आपको। अब यहाँ पर हम बात करेंगे भूगोल की शाखाओं की। किसकी बात हम करने वाले, भूगोल की शाखाओं की। ठीक है भाई, भूगोल की शाखाएं। तो मेन भूगोल की शाखा है तो आपकी जो है, ठीक है, वो दो उपागमों के हिसाब से बट जाती है। वैसे भूगोल की दो शाखाएं होती है, आपकी भौतिक भूगोल और एक मानव भूगोल, ध्यान रखना है। और मानव भूगोल और भौतिक भूगोल के साथ मिलने से एक और भूगोल का जन्म होगा, जिसको हम बोलते हैं जीव भूगोल। ठीक है, ध्यान रखना, वो आगे बात करेंगे। देखो भाई, तो भूगोल एक ऐसा विषय है जो कि अन्य विषयों के साथ मिलकर कार्य करता है, काम करता है, बता चुका हूं, इसलिए इसे एक अंतर विषय यानी कि इंटरडिसिप्लिनरी विषय कहा जाता है। ठीक है, अंतर विषय का मतलब है बाकी विषय से जुड़ाव होना। अब यहाँ पर भूगोल के अध्ययन के दो उपागम है। पहला है आपका भाई विषय वस्तुगत, जिसको हम क्रमबद्ध उपागम भी कहते हैं। भाई कंफ्यूज नहीं होना है, अगर विषय वस्तुगत की बात हो रही है तो उसको क्रमबद्ध भी कहते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, विषय वस्तुगत यानी क्रमबद्ध उपागम। उसके बाद दूसरा है आपका प्रादेशिक उपागम। ठीक है, दोनों उपागम बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान रखना है। डबल स्टार लगा लो, कई बार एग्जाम में आया है ये इस चैप्टर से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। ठीक है, देखिए, तो पहले यहाँ पर हम बात करते हैं विषय वस्तुगत उपागम की। तो विषय वस्तुगत उपागम उपागम आपका क्या है, देखो भाई, तो ये उपागम जो है भूगोल की एक शाखा है, जिसे सामान्य भूगोल भी कहा जाता है। अगर मैं बोल रहा हूँ विषय वस्तुगत यानी क्रमबद्ध उपागम, तो उसे एक सामान्य भूगोल भी कहा जाता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये सामान्य भूगोल पर आधारित है, जो नॉर्मल भूगोल की हम बात करते हैं उस पर आधारित है। अब जो ये उपागम है विषय वस्तुगत उपागम, इसको ना एक जर्मन भूगोलवेता जिनका नाम है अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट,
ठीक है, जिनका जन्म जो है 1769 में होता है एंड मृत्यु जो है उनकी 1859 में हो जाती है। इनके द्वारा ये दिया गया था या विकसित किया गया था। ठीक है, विषय वस्तुगत उपागम। कौन है भाई? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। आप देख सकते हो भाई, ठीक है, ये आप देख सकते हो। ठीक है, ये अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट है जिन्होंने जो है विषय वस्तुगत उपागम दिया है। अब विषय वस्तुगत उपागम करता क्या है? ठीक है, डिफरेंस भी हम आगे देख लेंगे दोनों के बीच में। तो एक जनरल आइडिया आप ले लीजिए बस कि विषय वस्तुगत उपागम क्या करता है? प्राकृतिक घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन करता है। क्रमबद्ध अध्ययन मतलब यार देखो, अगर मैं बोल रहा हूँ जलवायु, क्या बोल रहा हूँ मैं? जलवायु। तो पहले अब बहुत सारे भौगोलिक तत्व होते हैं, तो विषय वस्तुगत उपागम ये कहता है कि भाई बहुत सारे भौगोलिक तत्व हो, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो लाइन वाइज क्रमबद्ध तरीके से एक एक भौगोलिक तत्व का अध्ययन करूंगा पूरे पूरे बड़े एरिया पर। सारे तत्वों को एक साथ अध्ययन में नहीं करूंगा। विषय वस्तु यानी कि क्रमबद्ध उपागम यही कहता है कि भाई प्राकृतिक घटनाओं को क्रमबद्ध, कोई बहुत सारी प्राकृतिक घटनाएं होती है तो उसका अध्ययन मैं कैसे करूँ? क्रमबद्ध तरीके से करूंगा, यानी कि एक बार में मैं एक ही चीज का अध्ययन करूंगा पूरे विश्व स्तर पर या पूरे एरिया पर। एक साथ साथ 10 चीजों को, 10 भौगोलिक तत्वों का 10 चीजों को मैं अध्ययन नहीं करूंगा। ये कहता है आपका विषय वस्तु का उपागम को ध्यान रखना है। उसके बाद आपका एक प्रादेशिक उपागम भी आता है। तो प्रादेशिक उपागम की बात करो तो ये उपागम भूगोल की दूसरी शाखा है। ठीक है, ठीक है, दूसरी शाखा कह लो। इसी के आधार पर जो है आपकी जो है ना, मैंने आपको बता दिया मानव भूगोल भौतिक भूगोल आपकी है। तो आपकी जो प्रादेशिक उपागम जो है, ठीक है, आप कह लो यहाँ पर दूसरा उपागम भी आप लिख सकते हो। तो जो आपको आगे बताने वाला मानव भूगोल, ठीक है, या आपके भौतिक भूगोल, वो इन्हीं के आधार पर हम वर्गीकृत करते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, विषय वस्तु का तो प्रादेशिक उपागम के आधार पर। और इनका विकास जो है ना, प्रादेशिक उपागम जो है इसका जो विकास है ये हम्बोल्ट के समकालीन, जो मैंने पीछे बताया ना अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, तो उसी के समकालीन एक अन्य जर्मन भूगोलवेत्ता जिनका नाम है कार्ल रिटर या कार्ल रिटर, ठीक है, जिनका जन्म 1779 में हुआ एंड 1859 में इनकी भी मृत्यु हो जाती है। ध्यान रखना, हम्बोल्ट के समकालीन का मतलब यहाँ पर है कि जब जिस टाइम पे हम्बोल्ट थे तो उसी के टाइम पे एक और भी जर्मन भूगोलवेत्ता थे जो कि कार्ल रिटर थे। तो उन्होंने क्या करा, ये प्रादेशिक उपागम दिया है। और ये आप देख सकते हो ये कौन है, आपके कार्ल रिटर है। ठीक है, आगे चलो। और इस उपागम में किसी एक क्षेत्र की सभी विशेषताओं का अध्ययन करा जाता है। विषय वस्तुगत में क्या था, एक भौगोलिक तत्व को पकड़ लेंगे, पूरे विश्व स्तर पर एक ही का अध्ययन करेंगे। पर्टिकुलर एरिया अगर लिया है तो उस पर एक ही पर्टिकुलर भौगोलिक तत्व का अध्ययन करेंगे। लेकिन प्रादेशिक उपागम क्या कहता है, अगर हम कोई क्षेत्र का अध्ययन कर रहे हैं तो उस पर जितने भी भौगोलिक तत्व लग रहे हैं सबका अध्ययन एक साथ करेंगे। समझ रहे हो? तो प्रादेशिक उपागम आपका ये हो जाएगा। ये आप मेजर डिफरेंस जो आपके एग्जाम में आ जाता है तो आप ये लिख के आ जा सकते हो। ठीक है भाई, देखो जैसे कि बात करूं, परिभाषा की बात करूं, ये आधार होगा किस आधार पर मैं डिफरेंस क्रिएट कर रहा हूं, और ये विषय वस्तुगत उपागम और आपका प्रादेशिक उपागम। ठीक है, परिभाषा की बात करूं तो ये उपागम किसी एक तत्व या विषय का वैश्विक स्तर पर विस्तृत अध्ययन करता है, एक विषय का। ठीक है, उसके बाद आपका प्रादेशिक उपागम, यह उपागम किसी एक क्षेत्र की सभी भौतिक और मानवीय विशेषताओं का एक साथ अध्ययन करता है। ठीक है भाई, तो भौतिक और मानवीय क्रियाएं भी क्यों ना हो, ठीक है, मानवीय विशेषता क्यों ना हो, सभी का अध्ययन वो एक साथ करेगा। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे अगर कोई व्यक्ति जो है या कोई भूगोलवेत्ता है वो वनों का अध्ययन कर रहा है, ठीक है, किसका अध्ययन कर रहा है? वनों का अध्ययन कर रहा है, तो वह वर्षा वन, शंकुधारी वन, ठीक है, आपका मानसूनी वन, ये जितने भी वन है इसका वैश्विक स्तर पर अध्ययन करेगा। तो एक ही वन तो लिया ना उन्हें कैटेगरी में, तो वनों का वो जितने वन पाए जाते हैं उसका वो अध्ययन यहाँ पर क्या कर रहा होगा, वो कर रहा होगा विश्व स्तर पर पर्टिकुलर एक चीज का। ठीक है, लेकिन अगर मैं प्रादेशिक उपागम की बात करता हूं तो अगर कोई व्यक्ति हिमालय क्षेत्र का अध्ययन कर रहा है, पर्टिकुलर एक क्षेत्र पर कर लिया, हिमालय क्षेत्र का अध्ययन करता है, तो वह वहां की भाई जलवायु का भी अध्ययन करेगा, मिट्टी का भी अध्ययन करेगा, जनसंख्या का भी अध्ययन करेगा, संस्कृति का भी अध्ययन करेगा और संसाधन आदि सभी का एक साथ अध्ययन करता है। समझ आ गया? तो प्रादेशिक उपागम हो गया, आपका विषय वस्तुगत उपागम हो गया। आपका विषय वस्तुगत के प्रमुख प्रतिपादक कौन है? आपके अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट है, पीछे बता चुका हूं। प्रादेशिक के आपका कार्ल रिटर है। स्वरूप क्या है? ये सामान्य भूगोल का आधार है। अगर मैं बात करूं नॉर्मल ज्योग्राफी जो आप पढ़ रहे हो उसका आधार आपका यही होता है विषय वस्तुगत उपागम, और प्रादेशिक उपागम का आपका होता है मानव भूगोल और क्षेत्रीय भूगोल का आधार होता है। हम बात करते हैं क्षेत्रीय भूगोल यानी एक पर्टिकुलर क्षेत्र का भूगोल क्या है, प्रादेशिक भूगोल उपागम जो है उसी का आधार होता है। प्रादेशिक उपागम जो है आपका मानव भूगोल और क्षेत्रीय भूगोल का आधार है। समझ आ रहा है भाई? कोई दिक्कत यहाँ तक तुम्हें नहीं रहनी चाहिए, ध्यान रखना है। ठीक है, आगे मैं बात करूं, देखो भूगोल प्रारंभ में प्रकृति के वर्णन से जुड़ा विषय था, मैंने बता चुका हूं तुमको। स्टार्टिंग में भूगोल क्या था, प्रकृति के वर्णन के रूप में जुड़ा हुआ था, लेकिन बाद में हमने क्या करा, बाद में क्या ये स्वीकृति मिलती है कि भाई मानव दृष्टिकोण का समाकलन हुआ है। पहले समझा जाता था भाई पृथ्वी का अध्ययन करना है, पृथ्वी का वर्णन करना है, फिर मैंने तुम्हें बाद में बताया था ना कि
कि मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का अध्ययन करना है, हमें करना है ना भाई। तो वहां पर यानी कि हमने मानव को जोड़ दिया, लेकिन पहले क्या था, पृथ्वी का वर्णन ओनली, यानी प्रकृति का वर्णन हमें करना है, सीधी बात में कहूं। लेकिन बाद में देखा गया, ये स्वीकृति मिल गई या विकसित हुई आगे डेफिनेशन ये कि भाई मानव दृष्टिकोण का भी जोड़ना है, क्योंकि मानव रहता है इस पृथ्वी पर, ठीक है। यहीं से आपका मानव भूगोल निकलता है, आपको ध्यान रखना है। तो ये मानव भूगोल सांस्कृतिक तत्वों के माध्यम से योगदान देता है आपका, समझ आ गया। जो मानव भूगोल है सांस्कृतिक तत्वों के माध्यम से अपना योगदान देता है। सांस्कृतिक तत्व हो जाते हैं वो प्रकृति के साथ मिलजुल कर कैसे रह रहे हैं, तो वहां से कल्चर डेवलप होता है, तो उसके साथ योगदान अपना देता है भूगोल के अंदर। और इस प्रकार जो है मानवीय दृष्टिकोण पर बल देने के साथ मानव भूगोल का विकास यहाँ पर आपका होता है। समझ आया भाई, समझ आ रहे हो भाई। यहाँ से अपना जो दूसरा टॉपिक है, मतलब कि हम अलग अलग जो है शाखाएं पढ़ेंगे भूगोल की, ठीक है। भूगोल की शाखाएं पढ़ने वाले हैं। पहले हम पढ़ेंगे भाई भूगोल की शाखाएं विषय वस्तुगत यानी क्रमबद्ध उपागम के आधार पर। तो भूगोल की शाखाएं जो हैं क्रमबद्ध उपागम के आधार पर, जिसमें एक ही तत्व का अध्ययन विश्व स्तर पर करा जाता है, उसके आधार पर क्या भूगोल की शाखाएं कौन कौन सी है इसका अध्ययन हम कर लेते हैं। समझ आ रहा है भाई। तो जो कटआउट है आपके एनसीईआरटी में ही दे रखा है, आपको पता होना चाहिए ये, ठीक है। यहाँ पर समझा रखा है भाई, अगर भूगोल की शाखाओं की बात कर रहे हैं वो भी क्रमबद्ध उपागम के आधार पर, तो वो कौन कौन सी आपकी हो जाएगी, आपको ध्यान रखना है। पहली बात ध्यान से सुनना, ठीक है। यहाँ पर देखो, तो अगर मैं बात करता हूँ भूगोल की शाखाओं की, तो पहली आपकी बनेगी भाई भौतिक भूगोल की शाखा, ठीक है। फिर देन आपकी बनेगी सिद्धांत और दर्शन शास्त्र की। तीसरी आपकी बनती है विधि एवं तकनीक की। और चौथी आपकी बनेगी मानव भूगोल की, ठीक है। मानव की ध्यान रखना, भौतिक भूगोल, सिद्धांत दर्शन शास्त्र, विधि एवं तकनीक और मानव भूगोल, ये आपकी 4 शाखाएं बन गई। अब देखिए, जब हम बात करते हैं भौतिक भूगोल की, तो इसके अंदर आप अध्ययन करते हो जलवायु विज्ञान, भूआकृति विज्ञान, मृदा भूगोल, पादप प्राणी, पारिस्थितिकी, पर्यावरण, ये सारे भूगोल है। और जितना भी चीज है ना, ये सब ये 11th की जो पूरी बुक है आपकी, फर्स्ट बुक जो वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में बताती है हमको, उस सब का अध्ययन जो है ना, उस मतलब विश्व स्तर पर अध्ययन तो आप करोगे, लेकिन इन सब का अध्ययन कर रहे होगे विश्व स्तर पर, इन सब का अध्ययन आप कर रहे होगे, जलवायु, जल, भूआकृति हो गया आपका, मृदा, पादप, सब का अध्ययन आप कर रहे होगे। 11th में ही पढ़ना है आपको ये, क्योंकि आपकी बुक जो है भौतिक भूगोल के ऊपर है। उसके बाद आपका सिद्धांत दर्शन में आपका जो भाई भौगोलिक चिंतन आ जाएगा, मानव पारिस्थितिकी आ जाएगा आपका, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये भी बहुत थोड़ा सा दे रखा आपकी बुक के अंदर, ठीक है। प्रादेशिक उपागम के बाद में दे रखा है, प्रादेशिक उपागम के आधार पर आपकी जो शाखा है जो बढ़ती है, उसके बाद जो आता है उसके आधार पर हमें जो है, उसके बाद जो आपके एनसीईआरटी में टॉपिक दे रखा है ये वाला, फिर आगे हम देख लेंगे इसको, ठीक है। उसके बाद विधि और तकनीक की बात करूं, आपकी मानचित्र कला, मानचित्र वगैरह बनते हैं ना, वही मात्रात्मक तकनीक हो गया, क्षेत्रीय सर्वेक्षण विधि हो गई, भू सूचना होगी। और भू सूचना को आगे हम 3 हिस्सों में रखते हैं, जीआईएस, ठीक है, जीपीएस और एलआईएस, ये सब आपका हो जाएगा। देन आपका आता है मानव भूगोल, जो कि आपको डिटेल में दे रखा है चैप्टर के अंदर, भौतिक का और मानव का दे रखा है ना। तो मानव के अंदर आप देखिए आपका सामाजिक और सांस्कृतिक तत्व आ जाएगा, जनसंख्या और बस्ती के बारे में आ जाएगा, आर्थिक भूगोल के यहाँ पर हम बात करेंगे ऐतिहासिक, राजनीतिक, ग्रामीण, नगरीय, ठीक है, कृषि, पर्यटन, अवसंरचना, सेवाएं, व्यापार और परिवहन और औद्योगिक, ये सब आपको 12th में पढ़ना है, टेंशन मत लो, ठीक है। ये सब भूगोल को आप 12th में पढ़ोगे, ठीक है। और ये आप जो है 11th में पढ़ोगे, ये जो है आप 11th में पढ़ोगे, ठीक है। समझ रहे हो भाई, ध्यान रखना है, समझ आया। और उस स्टार्टिंग में तुमको मैंने बताया था, अब दोनों की जुड़ाव से, मानव भूगोल और भौतिक भूगोल से, इन दोनों के जुड़ाव से एक और जन्म होता है किसका, जीव भूगोल का, ठीक है। देखो, तो भौतिक भूगोल, ठीक है, 2 मिनट को इरेज करो, तुम्हें समझ आएगा। तुम्हारा ये जो मैप है ये तुम्हें सही समझा जाएगा तुम्हें पूरी चीज, ठीक है भाई। देखो, भौतिक भूगोल, ठीक है, भौतिक भूगोल आपका यहाँ से जुड़ा, मानव भूगोल के जुड़ाव से जो है आपका क्या बना, इनके अंतरा पृष्ठ क्या निकला भाई, जीव भूगोल आपका निकला है, ठीक है। समझ रहे हो तुम, ये तुमको ध्यान रखना है, कि पूरा समझ आ गया। आगे चलते हैं, तो पहले हम बात करेंगे किसकी भाई, भौतिक भूगोल की, ठीक है। और इसके जितने भी यहाँ पर हमें जितने भी भूगोल हमें पढ़ना है, जो कि भौतिक भूगोल के अंतर्गत हमारा आता है, समझ आ गया। तो सबसे पहले यहाँ पर जो आपका आता है ना भाई, वो क्या आपका भूआकृति विज्ञान आता है, आपको पता है, ठीक है। तो भूआकृति विज्ञान क्या, जब हम भूआकृति के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, तो ये भूआकृतियों, उनके क्रम विकास और संबंधित प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। पर्टिकुलर जो भूआकृति है ऐसी है तो भाई क्यों है, उनका विकास कैसे हुआ है, तो ये सभी प्रक्रिया का अध्ययन करता है। ये पर्टिकुलर भूआकृति के बारे में आप पढ़ोगे, आपके 5वें 6ठे चैप्टर में आप पढ़ने वाले हो, ठीक है भाई। पहले भूआकृति के बारे में पढ़ोगे, फिर उसका नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका उनके विकास के बारे में बताता है, ठीक है। समझ आ रहा होगा आपको। तो भूआकृति विज्ञान भौतिक भूगोल के अंतर्गत आपका आता है, पीछे हमने देखा भी था, ठीक है।
जलवायु विज्ञान में हम भाई वायुमंडल की संरचना की बात करते हैं, मौसम और जलवायु के तत्व की बात हम करेंगे, जलवायु के प्रकार की बात करेंगे, जलवायु प्रदेशों का अध्ययन करा जाता है जलवायु विज्ञान के अंदर, ठीक है, जो कि पार्ट है भौतिक भूगोल का। आपको उसको ये पूरे बुक में पढ़ना है, इसे जितने बारे में जिसके बारे में आपको बता रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद आपका है भाई जल विज्ञान, जिसमें भाई धरातल के जल परिमंडल, जिसमें आपका समुद्र आ जाएगा, नदी, झील, आपका जो अन्य जलाशय हैं, इस सब के अध्ययन की बात आ जाती है, ठीक है। और उसका मानव सहित विभिन्न प्रकार के जीवों और उनके कार्यों पर प्रभाव का अध्ययन भी करना होता है, समझ रहे हो भाई। तो यहाँ पर इन सब के बारे में पढ़ लिया, और उसका मानव सहित विभिन्न प्रकार का जो जीव है उस पर, उनके कार्यों पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसका अध्ययन करा जाता है जल विज्ञान के अंदर। देन हम बात करेंगे भाई मृदा भूगोल की, जिसमें मिट्टी के निर्माण की प्रक्रियाओं की बात करी जाती है। इसको भी आपको पढ़ना है, उस चैप्टर में भूआकृति वाले में दे रखा है मिट्टी के निर्माण के बारे में, ठीक है। मिट्टी के प्रकार के बारे में, उसके उत्पादकता स्तर के बारे में, वितरण के बारे में, ठीक है, और उपयोग आदि के अध्ययन से संबंधित है। तो मृदा भूगोल में डायरेक्ट आप भाई मिट्टी के बारे में जानने की प्रयास आप करोगे, ठीक है, ज्योग्राफी के अंदर। आगे मैं बात करूं मानव भूगोल की। देखो भाई, मानव भूगोल क्या है आपका, इसमें हम सामाजिक और सांस्कृतिक भूगोल की बात करते हैं। मानव भूगोल के सब पार्ट है, ध्यान रखना, क्षेत्र है ये, ध्यान रखना, ठीक है, शाखा हो जाएंगी मानव भूगोल की। तो सामाजिक और सांस्कृतिक भूगोल जो है इसका भाई पहला है मानव भूगोल का हिस्सा, ध्यान रखना है, जिसमें जो है हम समाज और इसकी स्थानिक प्रादेशिक गतिशीलता और समाज के योगदान दान से जो निर्मित सांस्कृतिक तत्व है उसका अध्ययन करा जाता है, ठीक है भाई। सामाजिक सांस्कृतिक भूगोल में समाज है और उसकी जो स्थानिक और प्रादेशिक गतिशीलता है, मतलब कि पर्टिकुलर अपना स्थान कैसे चेंज कर रहा है भाई समाज अपना, ठीक है, बदल कैसे रहा है, तो इस सबकी गतिशीलता हो गया। और समाज का योगदान क्या है सांस्कृतिक तत्वों को बिल्ड करने में, ठीक है, तो उस सब का यहाँ पर अध्ययन करा जाता है, जो कि मानव भूगोल आपको 12th का टॉपिक है, ध्यान रखना पूरा। जनसंख्या और आर्थिक भूगोल, जनसंख्या के बारे में जानना हो, जनसंख्या करती क्या है, अपनी जीविका कैसे चलाती है, इसके अंदर अध्ययन करा जाता है वो। तो आपका देखो भाई यहाँ पर तो ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि हो गया, उसका वितरण कैसे, जनसंख्या का वितरण कैसे है पर्टिकुलर जगह पर। अगर बोलो भारत की, तो भारत में जनसंख्या का वितरण कैसे है उसकी बात हम करते हैं। घनत्व की बात हम करते हैं, घनत्व क्या होता है मैंने बताया था, अगर पर्टिकुलर जगह पे 10 लोगों की जगह है लेकिन रह 20 रहे, तो हम बोलेंगे यहाँ पर जनसंख्या घनत्व ज्यादा है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर 10 लोगों की जरूरत है लेकिन रह 5 रहे, तो हम बोलेंगे जनसंख्या घनत्व यहाँ पर कम है, ठीक है भाई। ऐसा क्यों है, अब यहाँ पर जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है प्रति वर्ग किलोमीटर एरिया पे कितने लोग रह रहे हैं, उसको हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं, ठीक है भाई। निकालना हो तो आप निकाल सकते हो पर्टिकुलर जगह से, यहाँ पर आप एरिया डाल देना, ठीक है, नीचे अपॉन में, और यहाँ पर जो है आप उसकी जनसंख्या डाल देना उस क्षेत्र की, तो यहाँ से आपका घनत्व निकल जाएगा, ठीक है। इसको लिंग अनुपात, जेंडर की जिसकी हम बात करते हैं भाई, पुरुष कितने हैं, स्त्री कितनी है, प्रवासन की बात करते हैं, और व्यवसायिक संरचना की बात हम करते हैं। समझ आ गया। तो ये जनसंख्या और आर्थिक भूगोल के अंतर्गत अध्ययन करा जाता है ये। और ये विशेषता ग्रामीण और नगरीय अवस्थाओं के वितरण, प्रतिरूप और अन्य विशेषताओं का अध्ययन करता है। मैं सीधी बात कहूँ तो ग्रामीण और नगरीय जो अवस्था है ना आज के टाइम पे, उसका अध्ययन करना, ठीक, इस प्रकार से नगरों का वितरण किस प्रकार से हो रखा है, ग्रामीण इलाकों की यहाँ पर बात करी जाती है। तो जनसंख्या और आर्थिक भूगोल के अंतर्गत ये पड़ता है, बाकी आर्थिक भूगोल अलग से ही पढ़ना है आपको। उसके बाद ऐतिहासिक भूगोल, तो ऐतिहासिक भूगोल में आप किसकी बात करोगे, देखो तो ये उन ऐतिहासिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है जो क्षेत्र को संगठित करता है, ठीक है। जो आज के टाइम पे कोई भी क्षेत्र आप देख रहे हो, वो क्षेत्र बना कैसे है, वो संगठित हुआ कैसे है, वो स्टेज में आया कैसे है, तो ऐतिहासिक भूगोल के अंतर्गत पढ़ते हैं, ठीक है। प्रत्येक प्रदेश वर्तमान स्थिति में आने के पहले अपने ऐतिहासिक अनुभवों से गुजरता है, यानी कि जो क्षेत्र या जो प्रदेश आज के टाइम पे आपको दिख रहा है वो अपने ऐतिहासिक अनुभवों से ऐसा हुआ है, ठीक है, गुजरता है वो उस चीज से। और भौगोलिक तत्वों में भी वे सामयिक परिवर्तन होते रहते हैं, और इसी की व्याख्या ऐतिहासिक भूगोल का ध्येय है, ठीक है ना। सामयिक परिवर्तन का मतलब है भौगोलिक तत्वों में समय के अनुसार परिवर्तन होते हैं, ठीक है, और इसकी व्याख्या ऐतिहासिक भूगोल के अंदर करी जाती है, ध्यान रखना, ठीक है। ऐतिहासिक भूगोल का ध्येय मतलब ये उद्देश्य यही है। समझ आ गया भाई, आगे चलो। अब यहाँ पर हम आर्थिक भूगोल की बात करने वाले हैं, ठीक है। अभी मानव भूगोल ही चल रहा है अपना। मानव भूगोल के अंदर पहला करेंगे आर्थिक भूगोल की बात, ठीक है। पीछे हमने देखा था जनसंख्या और आर्थिक भूगोल, वो दोनों का मिक्सचर था। अब हम पढ़ेंगे भाई अलग से आर्थिक भूगोल, जो कि मानव भूगोल के अंदर ही एक शाखा है, ध्यान रखना, या क्षेत्र आप कह सकते हो। तो ये मानव की आर्थिक क्रियाओं जैसे कि भाई कृषि हो गया, उद्योग, पर्यटन हो गया, व्यापार, परिवहन और अवसंरचना, ठीक है। अवसंरचना का मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है भाई, किस प्रकार से इंसान ने बना रखा है, तो उन सभी तत्वों और सेवाओं का अध्ययन करा जाता है इसके अंदर। आगे चले राजनीतिक भूगोल, तो ये क्षेत्र को राजनीतिक घटनाओं की दृष्टि से देखता है, और सीमा हो गया, उसके निकट जितने भी पड़ोसी देश हो गए उनके मध्य संबंध कैसे हैं, ठीक है, भूवैज्ञानिक संबंध कैसे हैं, यानी टेक्नोलॉजी से लेकर, टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करते हैं उससे लेकर क्या संबंध है,
पड़ोसी देशों के साथ उस पर्टिकुलर देश का, ये सब राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत अध्ययन करा जाता है। निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन करा जाता है, मतलब कि चुनाव जो होने हैं, अगर हम बात करेंगे भाई ये निर्वाचन एरिया है, मतलब कि पर्टिकुलर इस जगह के लिए यहाँ पर चुनाव होने हैं तो इसका दायरा यहाँ तक रहेगा, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन कर दिया, तो ये भी राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत आता है। चुनाव का परिदृश्य हो गया, ये सब विश्लेषण करता है। समझ आ गया, राजनीतिक भूगोल करता है, जो कि हमें पढ़ना है मानव भूगोल के अंतर्गत, जो कि आपकी 12वीं की पूरी बुक है। साथ ही जनसंख्या के राजनीतिक व्यवहार को समझने के लिए सैद्धांतिक रूपरेखा विकसित करता है अपना राजनीतिक भूगोल। ठीक है भाई, कि जनसंख्या का राजनीतिक व्यवहार किस प्रकार का है वो समझने के लिए भी। आगे देखो भाई, अब यहाँ पर हम जीव भूगोल की बात करेंगे, जो कि मानव भूगोल और आपका जो भौतिक भूगोल है उसके साथ जुड़ने से हुआ है। ठीक है, तो भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के अंतर पृष्ठ यानी इंटरफेस के फलस्वरूप जीव भूगोल का अभ्युदय हुआ है। इंटरफेस का मतलब ही होता है जुड़ाव। ठीक है, ध्यान रखना। आगे चले तो जीव भूगोल पहले समझ लो भाई, इसके अंदर अध्ययन क्या करा जाएगा, तो इसमें पशुओं और उनके निवास क्षेत्र के स्थानिक स्वरूप और भौगोलिक विशेषता को अध्ययन करा जाता है। ठीक है भाई, पशु है, ठीक है, उनका निवास स्थान और उनका स्थानिक स्वरूप कैसे, मतलब वहां पर किस रूप से वितरित है वो उस पर्टिकुलर स्थान पर, और भौगोलिक विशेषताओं का अध्ययन करा जाता है जहां पर वो रह रहे हैं। समझ आ गया। आगे चले, वनस्पति भूगोल, तो जीव भूगोल के अंतर्गत आता है ये प्राकृतिक वनस्पति और उनके निवास क्षेत्र, जिसको हम हैबिटेट भी कहते हैं, वितरण प्रतिरूप का अध्ययन करता है। ठीक है भाई, प्राकृतिक वनस्पति वहां पर जो मिलती है और वो प्राकृतिक वनस्पति किस जगह पर मिलती है, वो निवास हो जाएगा उनका, तो उसके वितरण को, प्रतिरूप को समझने के भी किस प्रकार से जो वनस्पतियां हैं वो वितरित है उस एरिया में, इसका अध्ययन करा जाता है वनस्पति भूगोल के अंतर्गत। समझ में आ रहा होगा। उसके बाद पारिस्थितिकी भूगोल, तो इसमें प्रजातियों के निवास यानी उनके जो स्थित क्षेत्र है उसका वैज्ञानिक अध्ययन करा जाता है, मतलब साइंटिफिक तरीके से अध्ययन करा जाता है। जो भी प्रजाति एक जगह पर पर्टिकुलर जगह पर रहती है उसको बोलते हैं पारिस्थितिकीय विज्ञान। ठीक है, समझ आ रहा होगा। उसके बाद पर्यावरण भूगोल, तो समग्र पर्यावरण दशा है, जैसे कि आपका भाई प्रदूषण हो गया, संरक्षण की स्थिति हो गई, संरक्षण मतलब होता है बचाव, उसमें प्रभावित सामाजिक प्रक्रिया को सम्मिलित किया जाता है जिससे इस शाखा का विकास हुआ है, जिसको हम बोलते हैं पर्यावरण भूगोल। पर्यावरण भूगोल का अंदर मतलब है भाई पूरे पर्यावरण का अध्ययन करना, पर्यावरण का अध्ययन कर रहे हैं यानी कि पर्यावरण में बचाने से लेकर, ठीक है, पर्यावरण को बचाने की नीति से लेकर सब कुछ बात जो है पर्यावरण भूगोल में करी जाती है। या पर्टिकुलर पर्यावरण की दशा जैसी है, कैसी थी पहले, इस सब का जो विश्लेषण है, अध्ययन है, वो सब पर्यावरण भूगोल के अंतर्गत आपका आता है। आगे चले, अब हम बात करेंगे प्रादेशिक उपागम के आधार पर भूगोल की शाखाएं। ठीक है, दो उपागम होते हैं, विषय वस्तुगत प्रादेशिक। विषय वस्तु के आधार पर हम देख चुके हैं, भौतिक भूगोल, मानव भूगोल, जीव भूगोल। ठीक है, अभी आपकी और रह रही है जो मैंने 2 और बताई थी। ठीक है, जब आपको मैप में बताया था ना, माइंड मैप के मतलब सबको बताया, जो आपकी बुक में दे रखा है वो आगे भी हम देख रहे हैं। ओके, ठीक है, अभी प्रादेशिक उपागम के आधार पर भूगोल की शाखा देख रहे थे। ठीक है, जैसा टॉपिक आपके एनसीईआरटी में दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग में चल रहा हूँ। देखो, ये प्रादेशिक उपागम के आधार पर जो है भूगोल की शाखाएं, जैसे कि आपका इसके अंतर्गत ज्यादा कुछ नहीं, एक प्रदेश के विकास के बारे में गणना करना, उसके नियोजन के बारे में बात करना, ये सब आता है। देखो, प्रादेशिक अध्ययन करना, ठीक है भाई, उस पर्टिकुलर क्षेत्र का अध्ययन करना, उस प्रादेशिक विकास के बारे में बात करना कि उस प्रदेश का विकास हुआ है तो कैसे हुआ। ठीक है, प्रादेशिक विश्लेषण करना, पर्टिकुलर उस जगह की हर एक तत्व को अध्ययन करना और उसके बाद प्रादेशिक योजना बनाना। अगर भाई उसका विकास करना है तो उसके लिए योजना बनानी होती है, तो ये सब आपका प्रादेशिक भूगोल के अंतर्गत आता है और उसके अंतर्गत ये पर्टिकुलर उसकी शाखा बन जाती है। ठीक है भाई, अध्ययन वाली, आपके विकास वाली, देन उसके बाद विश्लेषण, देन आपका योजना। ठीक है, उसके बाद इसके अंतर्गत भी आपका स्थूल प्रादेशिक अध्ययन, मध्य प्रादेशिक अध्ययन और सूक्ष्म प्रादेशिक अध्ययन, मतलब बड़े लेवल पर अध्ययन करना है, मध्यम स्तर पर करना है, छोटे लेवल पर अध्ययन करना है, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद प्रादेशिक योजना में भी आपको 2 आगे कैटेगराइज हो जाते हैं आपका। ठीक है, क्षेत्र, देश, ग्रामीण योजना है भाई, आपको देश की बनानी है, ग्रामीण योजना बनानी है। ठीक है, ये आपको शहरी योजना बनानी है उसके विकास के लिए पर्टिकुलर। ठीक, समझ रहे हो। तो ये आपकी भूगोल की शाखा हो जाएगी प्रादेशिक उपागम के आधार पर। थोड़ा इसको आगे डिटेल में देख लेते हैं हम। देखो, ये प्रादेशिक उपागम के आधार पर जो आपको मैंने पीछे दिखाया, ठीक है भाई, कैटेगराइज करके, वो पूरा यही लिखा है। तो बड़े, मध्यम और छोटे स्तर पर क्षेत्रीय अध्ययन करना होता है। गांव, इलाका और शहर की योजना से जुड़ा भूगोल होता है आपका प्रादेशिक उपागम, जिसके अंतर्गत हम बात करते हैं सबकी, और किसी क्षेत्र का विकास कैसे हो, योजना बनाना ना, इसका अध्ययन करना और किसी क्षेत्र का विश्लेषण या गहराई से जांच करना, तो ये सब आपका प्रादेशिक उपागम की शाखाओं में आता है। ठीक है भाई, पर्टिकुलर एक क्षेत्र से जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि प्रादेशिक उपागम क्या होता है, पर्टिकुलर क्षेत्र की अध्ययन कर रहा होता है सभी भौगोलिक तत्वों के साथ। समझ रहे हो भाई, ध्यान रखना। आगे देखो, अब ये आपका आगे आ गया। ठीक है, यहाँ पर जो मैंने दिखाया था ना आपका जो यहाँ पर मैंने बात करी थी किसकी चीज की,
जब मैंने आपको दिखाया था यहाँ पर भौतिक भूगोल की, भौतिक भूगोल नहीं बेटा आपकी, मैंने यहाँ पर आपको जब बात करी थी किस चीज की, आपका विषय वस्तुगत के आधार पर, ठीक है, विषय वस्तुगत या क्रमबद्ध आप ले लो, ठीक है, ठीक है, क्रमबद्ध जो है, तो आपका क्रमबद्ध उपागम है, इसके आधार पर मैंने बात करी थी ना यहाँ पर आपकी भौतिक मानव, ठीक है, विधि और तकनीकी, इसके बात हमने करी थी, तो वो आगे यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जो कि बहुत छोटा सा दे रखा है आपकी बुक के अंदर। तो देखो ऐसे दो पक्ष है जो सभी विषयों के लिए उभयनिष्ठ यानी सर्वनिष्ठ होते हैं, ठीक है, यानी प्रादेशिक के लिए भी और आपकी विषय वस्तुगत के लिए भी। सबका था भौगोलिक चिंतन और भूमि और मानव अंतरक्रिया और मानव पारिस्थितिकी, आप इसे कह सकते हो, ठीक है भाई, ऐसे दो पक्ष जो कि सबके लिए कॉमन है, आपका दर्शन हो जाएगा जिसके अंतर्गत हम ये पढ़ते हैं, ठीक है। देन आपका यहाँ पर जो है विश्लेषण और तकनीक हो जाएगा, समझ रहे हो। तो ये दो ऐसे पक्ष हैं, आपका एक दर्शन और आपका पीछे मैंने विश्लेषण और तकनीक, ये दो ऐसे पक्ष हैं जो कि क्या है सभी विषयों के लिए उभयनिष्ठ यानी कॉमन है, ठीक है, दोनों सभी विषयों के लिए पढ़े जाते हैं, चाहे वो दूसरे सब्जेक्ट की बात भी आप कर रहे हो, समझ आ रहा है। तो पहला दर्शन है और दूसरा विश्लेषण और तकनीक है, सभी विषयों के लिए कॉमन होते हैं। तो भूगोल के लिए भी है, दर्शन के अंतर्गत हम क्या करते हैं, भौगोलिक चिंतन करते हैं, भूमि और मानव का अंतरक्रिया का अध्ययन कर रहे होते हैं, समझ रहे हो तुम। या मानव पारिस्थितिकी का मतलब यहाँ पर हम अध्ययन कर रहे होते हैं। मानव पारिस्थितिकी का मतलब होता है कि भाई यहाँ पर हम पर्टिकुलर जो मानव है, ठीक है, वो किस प्रकार से जो अपने परिवेश के साथ, ठीक है, परिवेश के साथ संबंध बनाता है, ठीक है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चले विश्लेषण और तकनीक की बात कर लो भाई। तो सामान्य एवं संगठन आधारित मानचित्रण करना है भाई, पर्टिकुलर एक जगह है वहां पर आपको मानचित्र बनाना है उसका, ठीक है, वो कुछ भी चीज का हो सकता है, वो इसी के अंदर आता है। परिमाणात्मक तकनीक या सांख्यिकी तकनीक, अगर आपको किसी जगह का मान लो डेटा दिखाना है, आपको ये दिखाना है कि पर्टिकुलर जगह में कितनी कितनी वर्षा होती है, ठीक है, या कितनी कितनी जनसंख्या रहती है, तो इसके लिए आप क्या करते हो भाई, परिमाणात्मक तकनीक का प्रयोग करते हो, जिसको हम सांख्यिकी तकनीक भी बात करते हैं, जिसमें हम डेटा प्रेजेंट करना होता है, ये भी भूगोल के अंतर्गत आता है, जिसमें हमको विश्लेषण करना होता है किसी जगह का, तो डेटा के लिए यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद क्षेत्र सर्वेक्षण विधियां, अगर पर्टिकुलर आपको किसी जगह के लिए सर्वेक्षण करना है, कोई भी आपको किसी चीज के लिए डेटा के लिए करना हो, कोई पर्टिकुलर मान लो कृषि है, जनसंख्या को लेकर, तो सर्वेक्षण के लिए विधियां होती हैं, वो भी विश्लेषण और तकनीक के अंतर्गत आपका आता है, ठीक है। और इस सब के बारे में डिटेल में ना आपको जो प्रैक्टिकल बुक होती है ना, ज्योग्राफी की, उसमें पढ़ोगे आप, है ना। उसके बाद भू सूचना विज्ञान तकनीक, क्या भू सूचना विज्ञान तकनीक, जिसको हम कहते हैं भाई जियो इन्फॉर्मेटिक्स। तो हमें जो है सूचना पर, आप भूगोल को क्षेत्र बहुत व्यापक है तो उसको सूचना बहुत जल्दी चाहिए, तो बहुत सारी सूचना प्रौद्योगिकी विकसित हुई है आज के टाइम पे, जिससे सूचना बहुत तेजी से मिल जाते हैं और किसी क्षेत्र का अध्ययन बहुत जल्दी हो पाता है, ठीक है, पर्टिकुलर किसी चीज का भी। तो यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ भू सूचना विज्ञान तकनीक, जिसके अंतर्गत हम किस किस की बात करते हैं भाई, दूर संवेदी तकनीक, भौगोलिक सूचना तंत्र जिसको हम जीआईएस कहते हैं, और वैश्विक स्थिति तंत्र जीपीएस जिसको हम कहते हैं। तो इन्हीं तीनों से क्या होता है भाई, सूचना बहुत तेजी से ग्रहण कर ली जाती है, ठीक है, ध्यान रखना है, समझ आ गया। दूर संवेदी तकनीक, ठीक है, जिसमें भाई सेंस करके, ठीक है, जैसे कि भाई आप मान लो कि यहाँ से, जैसे कि स्पेस से क्या होता है ना भाई, आपको भाई अर्थ से क्या, जैसे कि आपको जो सूरज है वहां से सनलाइट आ रही है, ठीक है, सनलाइट पृथ्वी पर पड़ती है, पृथ्वी से सनलाइट वापस जाती है, रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है, तो उसको सेंस करके क्या है भाई, यहाँ पर जानकारी एकत्रित करी जाती है, तो ये दूर संवेदी तकनीक में करा जाता है, ध्यान रखना। उसके बाद भौगोलिक सूचना तंत्र जिसमें आपका जीआईएस आता है, ठीक है। उसके बाद आपका वैश्विक स्थिति तंत्र, जिसमें उपग्रह वगैरह का यूज करा जाता है, जिसको हम सैटेलाइट भी कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। जैसे कि आप ये देख रहे हो सैटेलाइट वगैरह है, ठीक है, तो ये अध्ययन इस चीज से आपका जो है सूचना कलेक्ट करी जाती है। कई जगह आपने देखा होगा ना, बहुत से कंट्री जो है उन्होंने अपने सैटेलाइट जो है अपनी स्पेस में, अंतरिक्ष में छोड़ रखी, जिससे क्या, वो क्यों कर रखा है ऐसे, ताकि पर्टिकुलर जगह की उनको सूचना मिल जाए। जैसे कि मान लो भाई किसी जगह पे युद्ध हो रहा है, ठीक है, अब वो जगह जो है वहाँ, वो पर्टिकुलर जो जगह है वो युद्ध से प्रभावित हुई है या नहीं हुई है वो जानना है, तो वो सैटेलाइट से इमेजेस आ जाती है अपने पास। तो वो इन्हीं चीजों से हो पाता है, दूर संवेदी तकनीक, भौगोलिक सूचना तंत्र और आपका वैश्विक स्थिति तंत्र, समझ आ गया। जीपीएस द्वारा सटीक स्थिति ज्ञात करने में सहायता मिलती है, जीपीएस द्वारा, ध्यान रखना। और तकनीकी ज्ञान ने आंकड़ों के प्रबंधन की क्षमता को बढ़ाया है, और जीआईएस ने जानकारी के स्तर को सशक्त बना दिया है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये तीनों ही चीज जो है इसने सूचना को बहुत जल्दी जो है पहुंचाने का काम कर रहा है पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए, ठीक है, ध्यान रखना। ये आज के टाइम की है।
लास्ट टॉपिक आपके इस बुक का भौतिक भूगोल और इसका महत्व। भौतिक भूगोल और इसका महत्व। भौतिक भूगोल और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये एग्जाम में कई बार आ रखा है क्वेश्चन, देखो। तो भौतिक भूगोल में भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, जैवमंडल, खाद्य श्रृंखलाएं, नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन नहीं होगा, नाइट्रोजन होगा, मृदा पार्श्विका जिसको हम कहते हैं सोइल प्रोफाइल भी कहते हैं, या मृदा प्रोफाइल भी कहते हैं, इन सब का अध्ययन किया जाता है। और ये प्रत्येक तत्व मानव के लिए इंपॉर्टेंट है। बताओ, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है इंसान के लिए, तो भौतिक भूगोल का बहुत महत्व है। और यहाँ पर एक वर्ड आया है, बाकी सब तो आपको पता ही होगा भाई, ठीक है। यहाँ पर एक वर्ड है मृदा पार्श्विका, यानी कि मृदा प्रोफाइल या सोइल प्रोफाइल इसको कहते हैं। देखिए, तो सोइल प्रोफाइल इसको कहते हैं हम। सोइल प्रोफाइल का मतलब होता है कि भाई मिट्टी का अध्ययन करना, ठीक है। तो ऐसे ना मिट्टी, अगर हम एक सोइल सोइल की प्रोफाइल की बात करते हैं, ठीक है, तो देखिए इसको यहाँ पर आप काटिए, ठीक है। देखो यहाँ पे होरिजन आएगा, देखो, तो ये OABCR, ये होरिजन वार दी है, ठीक है। ये है होरिजन वार दी। होरिजन मतलब कि यहाँ पर ये मिट्टी का स्तर दिखा रहा है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ ओ होरिजन की, जो कि ये वाला ओरिजन है, यहाँ पर पर्टिकुलर सब चीजें होती है जो मिट्टी का यूज करा जाता है। उपजाऊपन जो सबसे ज्यादा होता है मिट्टी का, वो ओ होरिजन में होता है। देन ए होरिजन में भी थोड़ा भाई जो है आपके उपजाऊपन होता है। ऐसे ना उपजाऊपन आपका नीचे नीचे घटता चले जाता है, ठीक है। सबसे लास्ट में आपको जो आर होरिजन होता है, बिल्कुल कंक्रीट होता है, जहाँ पे पत्थर वगैरह होते हैं, जिसमें कुछ भी प्रयोग में नहीं लिया जा सकता, समझ रहे हो। तो ये आपकी एक सोइल प्रोफाइल होती है। ये आपका यहाँ पर डिटेल में नहीं पढ़ रहा है, जस्ट आपको मैं बता रहा हूँ, ध्यान रखना है। ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है। और भौतिक भूगोल प्राकृतिक संसाधनों के मूल्यांकन और प्रबंधन से जुड़े विषय के रूप में विकसित हो रहा है, ठीक है ना। अगर हम बात करें भाई भौतिक भूगोल की, तो ये प्राकृतिक संसाधनों के मूल्यांकन करना, कि प्राकृतिक संसाधन कितनी मात्रा में है, ठीक है, उनका प्रबंधन कैसे करना है, उनको मैनेज कैसे करना है, क्योंकि भाई रिसोर्स संसाधन तो लिमिटेड है अपने पास, तो प्लानिंग बहुत जरूरी है उसके लिए। तो इस विषय के रूप में क्या हो रहा है, भौतिक भूगोल विकसित हो रहा है, तो इसलिए इसका अध्ययन बहुत जरूरी है और इसका इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग इंसान करता अपने लिए। आगे बात करूं, भौतिक पर्यावरण संसाधन प्रदान करता है, ठीक है। आपको जो भौतिक पर्यावरण, जो कि भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं, संसाधन प्रदान करता है। और मानव इन संसाधनों का उपयोग करते हुए अपना आर्थिक और सांस्कृतिक विकास सुनिश्चित कर पाता है, चाहे वो कल्चरली भी हो, चाहे वो आर्थिक रूप से भी हो, अपना विकास को सुनिश्चित कर पाता है। तो इसलिए भाई जब मानव विकास अपना कर पा रहा है भौतिक भूगोल से, ठीक है, भौतिक पर्यावरण से, तो क्यों नहीं अध्ययन करेंगे, क्यों उसका महत्व नहीं है, बहुत महत्व है। और सतत विकास के लिए भी भौतिक वातावरण का ज्ञान नितांत आवश्यक है। अगर आपको सतत विकास करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, तो इसके लिए भी आपको जो भौतिक वातावरण है, ठीक है, ठीक है, उसका ज्ञान आना होना आपको बहुत जरूरी है। जब तक आप भौतिक वातावरण को ठीक नहीं करोगे, आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, जो भौतिक भूगोल के महत्व को रेखांकित करता है। तो जितनी मैंने बातें आपको बताई, ये आपके किससे रिलेटेड है, ये आपकी, ये आपकी रिलेटेड है भाई, सारा भौतिक भूगोल के महत्व से रिलेटेड एग्जाम में आ जाता है, 3 मार्क्स में आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है आपका चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। कुछ भी डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ लिया, मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी चैप्टर को कैसे लगा, कुछ डाउट रहना नहीं चाहिए, ठीक है। जो आपका टॉपिक है वो मैंने डिटेल में काफी बताया है, जो आपका टॉपिक नहीं है वहां मैंने हल्का फुल्का स्किप करा, बट आपको समझाई हर चीज डिटेल में है। बाकी आपको चैप्टर कैसा लगा भाई, ठीक है, ज्योग्राफी समझ आ रही है या नहीं आ रही है, वो कमेंट सेक्शन में बता देना है। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो भाई चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी और चैप्टर के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।